गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ब्लैक होल। हम बहैसियत समाज तल्ख सच्चाइयों और चुभते हुए सवालात का सामना करने से घबराती हैं और हरासा रहती हैं। शायद हम में हिम्मत नहीं है, या शायद हम क्या कहना चाहिए कि इनसिक्योर महसूस करते हैं। लेकिन आईने बदल देने से या आईने से नज़रें चुरा लेने से आपके चेहरे जो हैं वो तो नहीं बदल पाते। और मगर हम बहरहाल दूर भागने की कोशिश करते हैं और हम अपनी दलील को तवाना करने की बजाय हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। हम धौंस, धांधली, धमकियों और पाबंदियों से उन सच्चाइयों और सवालात से फ़रार हासिल करते हैं। आज की गुफ्तगू का मौजू है ज़िंदगी तमाशा, अ कैंडिड कन्वर्सेशन। आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आ जाए हैं तो उससे हमें ये उम्मीद पैदा हो रही है कि हम उन तल्ख सच्चाइयों और सवालात का सामना करने की कुछ हिम्मत अब रखने लग गए हैं। ज़िंदगी तमाशा आप जानते हैं, सरमद सुल्तान खोसट और उनकी टीम का जो है एक मास्टरपीस फ़िल्म है। कुछ ही हफ़्तों पहले यूट्यूब पे रिलीज़ हुई है। उसके ऊपर आज तफसील से गुफ्तगू होगी और उसके लिए हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं अपने पैनलिस्ट्स के लिए। हमारे साथ हैं सफ़ीरुल्लाह ख़ान, ही इज़ एन एक्टिंग कोच, राइटर एंड डायरेक्टर एट थिएटर वाले। इसके अलावा हमारे साथ हैं अहमद उमर अयाज़, आप ड्रामाटिस्ट हैं और राइटर हैं एट किस्सा खानी थिएट्रिक्स। मोर ओवर वी हैव तारिक भट्टी साहब, ही इज़ अ राइटर एंड एक्टिविस्ट। आज के सेशन की मॉडरेशन की ज़िम्मेदारी निभा रही हैं ऑन माई लेफ़्ट डॉक्टर सनोबर अल्ताफ़, राइटर हैं, एजुकेटर हैं और लिटरेरी क्रिटिक हैं। हमारी बहुत ख्वाहिश थी कि सरमद जो है वो हमारे साथ इन पर्सन मौजूद होते, लेकिन ज़ाहिर है कि ये मुमकिन नहीं हो सका। बट स्टिल वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और वो जूम पे जो है हमें ज्वाइन करेंगे। तो इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें, प्लीज़ आप अपने सेल फोन्स जो है वो मेरी तरह साइलेंट मोड में कर लें। जब क्वेश्चन आंसर के लिए सेशन ओपन हो तो प्लीज़ रेज़ योर हैंड और माइक्रोफोन अपने हाथों में आने के बाद आप अपनी बात रखिएगा। शॉर्ट और टू द पॉइंट रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो हैं वो गुफ्तगू में शरीक हो सकें। देखें, प्लीज़ साइलेंट कर दें आपकी। ओके दोस्तों, अब हम आज के सेशन को बाकायदा शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया नियर। हम जानते हैं कि जिस खित्ते में हम इस वक्त बैठे हैं, जिस इलाके में, वो फ़िल्म के हवाले से एक शानदार माजी रखता है। और जब मैं माजी कहती हूँ या शानदार कहूँगी तो ज़ाहिर है मैं सब कॉन्टिनेंट के या बरसगीर के सिनेमा की बात कर रही हूँ। हम जानते हैं कि हमारा सिनेमा जो है वो चाहे अदाकारी की बात हो, मौसीकी की बात हो, डायलॉग डिलीवरी की बात हो, वो अपनी एक अलग शनाख्त रखता है। पाकिस्तान बनने के बाद कुछ डायरेक्टर्स, अदाकार, एक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान आ गए, तो 60-70 की दहाई तक जो है वो सिनेमा को अरूज रहा और बहुत सी नुमायाँ फ़िल्में जो हैं वो बनती रहीं। लेकिन हम जानते हैं कि 80 की दहाई जो है वो हमारी तारीख़ का ऐसा एक तारीख़ दौर है जिसमें जहाँ हमें बहुत से दूसरे कैद कहें या उसको कैदोबंद की सऊबतें हमने सही हैं, उसके अलावा इजहार राय जो है उस पर सख्त पाबंदी देखी है। तो ये वो दौर है जब सिनेमा पर भी पाबंदी लग गई। वो सिनेमा जहाँ पर लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जाते थे, एंटरटेन होते थे, जगह जगह सिनेमा थे, वो सारे बंद हो गए और फिल्में भी उस तरह से नहीं बन सकी। पिछले 15-20 साल में पाकिस्तान में दोबारा एक रिवाइवल हुआ है पाकिस्तानी सिनेमा का और नई फिल्में बनना शुरू हुई हैं। पाकिस्तानी सिनेमा अपनी खोई हुई शनाख्त जो है वो दोबारा से ढूंढने की कोशिश कर रहा है और वो उस तलाश में है कि क्या कैसी फ़िल्म बनाएं, किस तरह से बनाएं, क्या बनाएं। तो आज जो हमारा जो मौजू है वो एक फ़िल्म पर है, ज़िंदगी तमाशा, जैसा कि नैयर आपको बता चुके हैं। और इसी रिवाइवल में एक बड़ा जो अहम किरदार है सरमद खोसट साहब का, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िंदगी तमाशा जो है इसके बारे में तफसील से सरमद जो है वो ख़ुद भी बताएंगे, लेकिन ये 2019 में बन चुकी थी और बाहर जो है इसकी नुमाइश भी हुई, 2 बैनुल अक़वामी अवार्ड भी हासिल कर चुकी है। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर यहाँ पर जो है उसकी नुमाइश नहीं हो सकी। लेकिन सरमद ने एक बड़ा ही बोल्ड स्टेप लिया और उसको यूट्यूब में तमाम आवाम के लिए जो है वो उसको ओपन कर दिया। और आज मुझे यकीन है जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं वो सब जो हैं वो इस फिल्म को देख कर आए हैं, इसको देख चुके हैं।
तो हम सबसे पहले इसका पैटर्न हमारे प्रोग्राम का ये है कि हम सबसे पहले सरमद खोसट से कुछ बात करेंगे, सवालात करेंगे, उनकी राय लेंगे, और उसके बाद जो है हमारे जो पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि हमारे पैनलिस्ट भी अगर सरमद से कोई सवाल पूछना चाहें या अपनी कोई इजहार करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो हम अपने पैनलिस्ट से इस फिल्म पर उनकी राय लेंगे और एक रिव्यू लेंगे। तो सरमद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। टीपीएच की टीम की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो ज़िंदगी तमाशा की कामयाबी पर, और हम सब बहुत खुश हैं इस कामयाबी के हवाले से, और आज जो है वो हम इसको एक तरह से सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, शुक्रिया एंड द ब्लैक होल का इस सेशन को ऑर्गेनाइज करने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। ओके, समझ, सबसे पहले ये बताइएगा कि एक तो नाम से जाहिर है कि ज़िंदगी तमाशा जो है उसका आपने नाम से ही बता दिया है कि आप ज़िंदगी को शायद एक तमाशे के तौर पर आपने इस फिल्म में ज़ाहिर किया है, लेकिन मेन इंस्पिरेशन आपकी इस फिल्म को बनाने में, इसको लिखने में, इसको डायरेक्ट करने में क्या रही है? जी, किस्सा खासा तवील सा है, लेकिन अगर सिर्फ चंद, आजकल जैसे कहते हैं ना, चंद ट्वीट्स में मैं बताऊं, तो पहली ट्वीट तो ये है जी कि ड्रामे बनाते बनाते कई साल गुजर गए थे, और जो मेरी जर्नी है एज अ स्टोरी टेलर, उसमें गरीना या अवलीन ख्वाहिश यही थी कि फिल्में बनाई जाए। तो वो किस्सा चलते चलते 2017 में मैंने एक छोटी सी फिल्म कंपनी बनाई खूसट फिल्म्स के नाम से, और वहाँ कोशिश यही थी कि टीवी ड्रामा हम ना करें, क्यों मैं इतने अरसे से कर रहा हूँ, तो फिल्म बनाए और अपने वसाइल के साथ, अपने जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अपनी इंडिपेंडेंस एज स्टोरी टेलर्स, उस हद तक कि जो हम बताना चाहते हैं। कई दफा ये बोझ भी मुझे लगता है गैर जरूरी होता है कि वो आपको बहुत ज्यादा रेडिकल गुफ्तगू कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा अपने काम के ऊपर ये बोझ लाद रहे हैं कि मुझे कुछ बहुत ज्यादा कुछ मैसेजिंग करनी है इसके थ्रू। वो सब डेफिनेटली इज देयर, बट सेकेंडरी ज्यादा ये था कि जिस मिजाज की कहानियां, जिस अंदाज की कहानियां हम सुनाना चाहते हैं, तो इसलिए इट्स अ स्मॉल इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउस कॉल्ड खूसट फिल्म्स। जिंदगी तमाशा पे आते हैं तो मैं एक और प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च कर रहा था, और रक्स के हवाले से और मौसीकी के हवाले से। तो कहीं आपको पता है आजकल सिर्फ आपकी दुनिया जो है वो इर्द गिर्द तक महदूद नहीं है, साइबर वर्ल्ड, एक जो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है, ऑनलाइन वर्ल्ड, वो भी आपकी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है, चाहे वो जितना भी रियल या अनरियल हो। तो 2 वीडियोस मुझे नजर आए यूट्यूब के ऊपर। मैं कहीं ढूंढ रहा था देसी आदमी, या हमारे देसी तो बहुत ही फॉरेन लेंस का लफ्ज है, लेकिन पंजाबी मर्द डांस कैसे करते हैं, और वो ढूंढते ढूंढते मुझे कुछ वीडियोस नजर आई जिनकी टैगलाइन ऐसी होती थी, बियर्डेड मैन, मौलवी डांसिंग, व्हाट इज दिस? सो इट ऑलमोस्ट केम अक्रॉस लाइक अ, यू नो, लाइक अ सब जॉनरा के यूट्यूब के ऊपर बेतहाशा वीडियोस हैं। और खैर मैं वो देखना शुरू की अपने जो भी इंटरेस्ट के लिए कि अच्छा मैं एज कंटेंट या एज आइडियाज उसमें से क्या निकाल सकता हूँ। एंड सडनली एक वीडियो के नीचे मुझे मैंने टैगलाइन पढ़ी कि bearded man apologizing for dancing, and then I saw that a lot of these videos were literally juxtaposed to each other, dancing and then apologizing, and there are a lot of them. I mean, अगर मैं कहूँ हजारों में नहीं तो आपको 100 में तो डेफिनेटली मिल जाएंगी, या 20 में तो जरूर मिलेंगी। So literally those two elements, I would say, became the centerpieces or two sources of inspiration, जिसकी बुनियाद पे अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बेशतर दोस्त अहबाब ने जो यहाँ मौजूद हैं, ख़वातीन और हजरात, उन्होंने देखी है। तो वो ही फिल्म के, अगर आप देखिए, फर्स्ट हाफ का मेन सेंटरपीस मेरे लिए वो शादी का सीन है जहाँ पे वो रक्स करता है, और जब वो सेकंड हाफ में माफी मांगता है, तो बाकी फिल्म ऑफ कोर्स फिल्म मेकिंग या स्क्रीन राइटिंग जो है वो एक तवील सफर होता है। फिर बहुत सा कुछ उसमें डिटेल, नुआंस, लेयर्स ऐड होती गई, बट बुनियादी बात इतनी ही थी। और मैं अपने कुछ बयानात में, कुछ इंटरव्यूज में ये पहले भी शायद कह चुका हूँ कि मुझे नहीं लगता कि जो इतनी तवील दौरानिए की चीज हो उसमें डिस्टिलेशन ऑफ मैसेजेस आसान होती है। मैं ये कहूँ मेरी फिल्म का ये टॉपिक है और सिर्फ उसी टॉपिक को
आप एक उसकी ऐनक पहन के देखें कि इसमें क्या है। लेकिन वाकयातन अगर मुझसे पूछा जाए कि एक ओवर आर्चिंग थीम या एक डीप इनसाइड माय हार्ट अगर कोई आइडिया था, तो डेफिनेटली जी अदम बर्दाश्त अगर मैं कहूँ, और वो किसी एक्सटर्नल आइडिया के तौर पे नहीं, एज अ वेरी इंटरनली प्रोसेस्ड आइडिया जिससे हम मुख्तलिफ जगहों पे इन द रियल वर्ल्ड, इन द वर्चुअल वर्ल्ड बहुत अफेक्ट होते रहते हैं. So hence it felt that it was all falling in place. And these were the themes and the literally मैंने बता दिया मैंने कहाँ से आइडिया चुराया है. अच्छा सरमद, हम आपके पस मंज़र के हवाले से जानते हैं कि आपका ताल्लुक़ जो है वो मीडिया से है, आपके वालिद साहब भी इसमें रहे हैं, आप खुद भी ड्रामा में और फिर फ़िल्म में। अच्छा, फ़िल्म जो है, अगर आप फ़िल्म बनाना चाहते थे जैसा कि आपने पहले बताया, तो फ़िल्में एंटरटेनमेंट के लिए भी बनाई जाती हैं। उसमें रक़्स व मौसीकी होती है, फ़िल्मी में सतही से गाने भी हो सकते हैं, कोई कॉमेडी फ़िल्म भी हो सकती है, कोई घरेलू झगड़े पर भी फ़िल्म बनाई जा सकती है। लेकिन आपने जितने भी आपके फ़िल्मों के मौज़ूआत हैं, चाहे वो जॉयलैंड हो, मंटो हो, फिर आपकी ज़िंदगी तमाशा है, वो कहीं न कहीं सोसाइटी के किसी न किसी पहलू को टच करने की आपने कोशिश की है, या उस हवाले से अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये जो सोशल रिफ़ॉर्म का आपके अंदर जज्बा है, ये कहाँ से और क्यों पैदा हुआ? या अगर मैं बहुत ही थोड़े से स्लैंग लफ्ज़ में ये पूछूं कि आपको ये पंगा लेने की आदत क्यों है? देखिए, मुझे लगता है एक आर्टिस्ट का बुनियादी जो हक है वो पंगा लेना है, और उसको पंगे लेने चाहिए, क्योंकि अनलेस कि आप कोई कमीशन्ड काम कर रहे हैं, या टेलीविज़न में जैसे मैंने बहुत सा काम ऐसा किया है जिसमें बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं की, वो चलने वाला काम है, या वो एक आप कह लीजिए आसानी से समझ जाने वाला काम, वो बहुत सा किया। मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लैरिफ़ाई करना चाहता हूँ जी, मैं इस तफ़रीक का कायल नहीं हूँ कि कमर्शियल क्या होता है और नॉन कमर्शियल क्या होता है, और सिनेमा आर्ट्स जो हैं, सिनेमैटिक आर्ट्स, वो करीबन अब कोई 125 150 साल पुरानी हो चुकी हैं। तो इतनी जहाँ हम अब सारी जंग ही ये है कि बाइनरीज़ तो अपनी आसानी के लिए आप बनाते हैं, तो मुझे ये बाइनरी बहुत बॉदर करती है। और जो बाइनरी में सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे बॉदर करती है कि कमर्शियल जिसे हम कहते हैं, तो क्या वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक उस फ़ॉर्मूले को फ़ॉलो करती हुई कहानी हो, जो कि फ़ॉर्मूला मुझे लगता है 80-90 की दिहाई में इवन हिंदुस्तान, जो कि उस फ़ॉर्मूले का सबसे बड़ा कायल रहा है, या उस फ़ॉर्मूले की फ़िल्में बनाता रहा है, वो फ़ॉर्मूला तो वहाँ भी रद्द हो गया। हमारी फ़िल्मों की डिमाइस भी, या इंडस्ट्री की डिमाइस भी इसलिए हुई कि फ़ॉर्मूला तो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की पहली नफ़ी है। तो अगर फ़ॉर्मूले से हट के काम करना नॉन कमर्शियल है, तो श्योर जी, मैं फ़ॉर्मूले को इसलिए फ़ॉलो नहीं करना चाहता कि मैंने टीवी पे बहुत फ़ॉर्मूला फ़ॉलो किया है। आपको डैम्सेल इन डिस्ट्रेस की कहानी सुनानी है, आपको एक आसान कहानी किस्तवार अंदाज में सुनानी है। तो मुझे ये लगता है जी, कई दफ़ा तमाम अज्ज़ा कमर्शियल फ़ॉर्मूले के डाल के भी आप एक बुरी फ़िल्म बना सकते हैं, जो पैसे भी नहीं बनाती, जिसको देख के मज़ा भी नहीं आता। और कभी उन तमाम अज्ज़ा के बगैर आप थोड़ी-सी अपनी क्रिएटिव लाइसेंस लेके ऐसी फ़िल्म बनाते हैं जो देखने वाली होती है। ब देखिए, कोई भी फ़िल्म आखिरी हतमी फ़िल्म ना उस फ़िल्म मेकर की हो सकती है, ना उस इंडस्ट्री की हो सकती है। लेकिन दैट सेंस ऑफ फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट अगर आपसे छीन लिया जाए सिर्फ़ इसलिए कि एक फ़ॉर्मूला है और उसी के ऊपर आप बस मक्खी पे मक्खी मारते रहें, तो हमने देखा है हिंदुस्तान में भी वो फ़ॉर्मूला पिटा, हमारे यहाँ भी पिटा। तो मैं उस लेंस से नहीं आता। मुझे लगता है फ़िल्म एंगेजिंग होनी चाहिए, और उस जॉनरा की अगर हम बात करें, तो यकीनन मुझे लगता है कि रियलिस्टिक जॉनरा मुझे समझ भी आता है, और उसमें जो मुझे ये भी गुमान है कि मैं अज्जा शामिल कर लेता हूँ थोड़े मेनस्ट्रीम के भी। मौसीकी मुझे पसंद है, मुझे रक्स पसंद है, मुझे सॉन्ग एंड डांस वाली फ़िल्म बिल्कुल उससे मैं दूर खड़े होके कोई जजमेंट नहीं उस पे देता। कमली भी मैंने बनाई, कमली में 6 गाने, अब तो फ़िल्मों में 2 गाने होते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि if just breaking the formula is considered panga, then sure, I would like to take more panga, because I think फॉर्मूले को फॉलो करने के लिए बहुत सी रोजी रोटी की मजबूरियों वाले काम हैं जो हम करते हैं, लेकिन फिल्म कम से कम अभी तक मैंने जो भी बनाई हैं 3-4 एज अ प्रोड्यूसर या एज अ डायरेक्टर, तो उनमें मैंने कोशिश तो की है जी, मैं अपनी आज़ादी को मेंटेन कर सकूं और अपने अंदाज से कहानी सुना सकूं।
थैंक यू। आपने बहुत ही उम्दा अंदाज से और बहुत कैंडिडली अपना जो फ़िलोसॉफ़िकल पर्सपेक्टिव है रिगार्डिंग फ़िल्म वो हमारे साथ शेयर किया, और इस फ़िल्म का जो तख्लीक होना और उसका जो पस मंज़र है वो भी आपने बहुत खूबसूरत अंदाज से हम दोस्तों को बताया। इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। और एक तो जो चीज़ है, जैसे आपने ख़ुद कहा और मैं उसको बहुत वैल्यू करता हूँ, कि कोई भी जो आर्ट पीस है वो उसका जो तख्लीकार है वो उसके हतमी या आखिरी आइडियल परफेक्शन होने का दावा नहीं कर सकता, जो कि आपने भी कहा कि ऐसा नहीं होता। आप जब एज ए नाज़र, एज ए व्यूवर इस फिल्म को देखते हैं, तो आपने अब तक जितने भी आपको ज़ाहिर फीडबैक आया, हमने देखा कि आपकी फ़िल्म जो है वो ख़ास तौर पे उसने बहुत अटेंशन हासिल की, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। बहुत अच्छे भी रिव्यूज़ आए और बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म भी हुआ। उसकी एक वजह तो शायद ये है कि फ़िल्म हमारे पाकिस्तानी फ़िल्म सीन में कोई संजीदा फ़िल्म बन ही नहीं रही, तो आपका वो जो कंट्रीब्यूशन है वो अनपैरेलल्ड है। हैविंग सेड दिस, आप इसमें क्या समझते हैं कि जो फ़िल्म की तकनीकी जो उसकी एलिमेंट्स होते हैं, उसमें परफॉर्मेंस को अगर हम मेन यॉर्ड स्टिक बताएं, तो आपका जो मरकज़ी किरदार है, मतलब जिस तरह से उसकी इस पूरी फिल्म में जर्नी है एक्टिंग की, आर यू सेटिस्फाइड एज ए व्यूवर, या आप समझते हैं कि इसमें मज़ीद एम्पैथी ऐड हो सकती थी और वो ऑडियंस के साथ ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, पेथॉस इवोक नहीं कर सका? एक नुक्ता नज़र ये आया कि वो ट्रेजिडी का इम्पैक्ट ट्रांसमिट नहीं कर सका। आपकी अपनी राय क्या है? जी, मैं अगर इस सवाल का जवाब देने से पहले आप सब दोस्तों का तो दोबारा शुक्रिया अदा करना ही चाहता हूँ। वो पीछे ब्लैक बोर्ड पे जिन्होंने भी लिखा है वो इतना खूबसूरत लिखा है, उनका शुक्रिया। और मुझे दूर से लॉन्ग शॉट में किश्वर आपा नजर आ रही हैं, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, उनको एक बहुत सलाम। और जब भी खुसूसन सबके लिए बहुत प्यार, लेकिन उनके लिए एक खुसूसी जब भी और सलाम मैं भेजना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, जहां तक अगर मैं बात करूं जी, कहीं आपकी बात को फिर मैं कनेक्ट करूंगा फॉर्मूले से। फॉर्मूले की एक एक्सपेक्टेशन होती है, जिस तरह हमारे यहाँ जब तक टेलीविजन और फिल्म की एक बाकायदा जी बर्लिन वॉल नुमा होती थी दरमियान में, कि टेलीविजन का एक्टर टेलीविजन का होता है, फिल्म का एक्टर फिल्म का एक्टर होता है। उसमें कहीं शराफत की यार्डस्टिक भी आती थी, कहीं बहुत से उसमें आपके बायसेस भी थे। और एक चीज जो मुझे बहुत बॉदर करती थी कि बड़े पर्दे की एक्टिंग फर्क होती है। एंड समहाउ मैं कोई डायरेक्ट क्रिटिसिज्म के लिए नहीं, एक राय के तौर पे कह रहा हूं, जो चीज ऑलरेडी लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्ट हो रही है उसको तो कम होना चाहिए बनिस्बत ज्यादा होने के। टेलीविजन में आपको शायद अपने चेहरे के तासुरात थोड़े से एग्जैजरेट करने चाहिए या करने पड़ते हैं, क्योंकि हम 14 इंच के टीवी के डब्बे से लेके अब चलिए एलसीडी तक पहुंच गए, या जो भी आपके डिजिटल बड़े बड़े स्क्रीन हैं घरों में, और आप दूर बैठ के ही देखते हैं, घर में देखते हैं। फिल्म के पर्दे पे तो सब कुछ बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा नजर आता है, तो वहां तो बहुत थोड़ा करने की जरूरत थी। समहाउ हमारे यहाँ एक्टिंग के अंदाज के हवाले से भी फिल्म की एक्टिंग को लार्जर देन लाइफ समझा गया, थिएट्रिकल समझा गया, बॉडी लैंग्वेज एग्जैजरेट की गई, प्रॉप्स का इस्तेमाल है तो हर चीज डेमोन्स्ट्रेटिव या बहुत ज्यादा, जिसको मुझे उसका आसान लफ्ज नहीं पता, जिसको एक्सपोजिशन कहें, कि हर चीज में एक एक्सपोजिशन होती थी। तो मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, कि बड़ी स्क्रीन के ऊपर तो जितना बड़ा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पंजाबी जीन्स वाला मेरा मुंह नजर आ रहा है, आप देखिए मैं जरा सी आईब्रो ऊपर करूंगा तो इतना बड़ा सब कुछ नजर आएगा, राइट? मैं हंसूंगा तो मेरे एक एक चेहरे की लाइन आपको नजर आएगी। सो आई फील बड़े पर्दे में तो चीजें कम होनी चाहिए। तो उस हिसाब से अगर मैं कहूँ, फिर आप पूरी दुनिया का जब सिनेमा देखते हैं और मुख्तलिफ फ्लेवर्स का देखते हैं, चाहे यूरोप की बात करें, चाहे अब आप कोरिया की बात करें, चाहे आप ईरान की बात करें, तो कहीं भी कोई फॉर्मूले की एक्टिंग नहीं होती। हर जगह अपनी एक तरह की एक्टिंग या अपना स्कूल ऑफ एक्टिंग या स्टाइल ऑफ एक्टिंग मौजूद है। मैं तो अपने मेन लीड की अगर परफॉर्मेंस की बात करूं, मुझे अपने काम में मैं बहुत कीड़े निकाल सकता हूं, उनके काम से मैं 110% मुत्तफिक हूं। और मुझे बिल्कुल भी इस फिल्म के जरिए नुस्खा नहीं देना था किसी को कि अब दुखी हो जाएं, अब आप मुस्कुराइए, अब आप हंसिए। इसलिए आप देखिए फिल्म बहुत खामोश है, फिल्म में डायलॉग बहुत कम है, फिल्म में म्यूजिक बहुत कम है, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक आमतौर पे आता है एज अ प्रिस्क्रिप्शन, कि ओ अगर इमोशन आपको सही से समझ नहीं आ रहा तो अब दुखी हो जाएं क्योंकि हम दुखी म्यूजिक लगा रहे हैं पीछे। बहुत स्पेयरिंगली एलिमेंट्स को इसलिए इस्तेमाल किया गया
कि I just wanted to, again for the lack of a better word, create a character study. और रियलिस्टिक मुझे लगता है इतना ही होता है कि वो एक अब्रों की जुम्बिश होगी, वो एक हल्का सा कंधे का या गर्दन का तनाव होगा, किसी एक पॉइंट पे हल्का सा आंख में नमी होगी. तो अगर वो अंडरस्टेटेड आपको लगती है, सो आई डू फील कि इट वाज अ वेरी डिलिबरेट कॉन्शियस चॉइस. आई डू नॉट बिलीव कि मेलोड्रामा इस फिल्म में दरकार था, और अगर एक्सपेक्टेशन मेलोड्रामा की है तो वो मुनासिब नहीं है. जी सरमद, अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम सफ़ी है और मैं थिएटर वाले से हूँ. और थिएटर वाले की छोटी सी ख़ास बात जो मैं ऑडियंस से शेयर करना चाहूँगा इस फिल्म के हवाले से, कि ग़ालिबन जो आप लोग प्रमोशनल इवेंट्स कर रहे थे उनमें से आखिरी इवेंट थिएटर वाले पे हुआ था. उसके बाद जो नेक्स्ट था वो कैंसिल करना पड़ा था. हमें थिएटर वाले पे भी कंफर्म नहीं था कि होगा कि नहीं होगा आखिरी वक्त तक, लेकिन आप लोग सारे आ गए थे और वो छोटा सा इवेंट वहाँ पे हो गया था. और उसके बाद जो नेक्स्ट था वो फिर कैंसिल हुआ. बीइंग अ थिएटर पर्सन, मैं जो जितना देख रहा था नेट पे भी आपसे जितने सवाल होते हैं वो उसकी कंट्रोवर्सी के अराउंड बहुत गुफ्तगू होती है. तो मैं चाह रहा था उधर से हम थोड़ा सा हटें और जो हम फिल्म के कंटेंट के बारे में और ख़ास तौर पर कैरेक्टर्स पे काम करने के हवाले से उस पे अगर कुछ आप इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करें कि उससे पहले आप एक्टर्स के साथ किस तरह काम करते रहे कैरेक्टर्स को बनाने में, डेवलप करने में, उस तरह की कुछ डिटेल्स जो हैं उनके लिए मैं बहुत बेचैन हूँ जानने के लिए. चलिए जी, मुख्तसरन कह देते हैं क्योंकि ये तो ऑनेस्टली कई साल की मेहनत थी, तो यकीनन उसको किसी भी तरह से मैं इख्तिसार के साथ, ना इख्तिसार मेरी कोई खूबी है, मुझे लगता है मैं बहुत दाएं बाएं निकलता रहता हूँ. अगर आप स्क्रीन प्ले की टेक्निक या साइंस की बात करें जी, आमतौर पे कहानी लिखी जाती है जिसमें कॉज एंड इफेक्ट का एक तसलसल होता है. कुछ हुआ और फिर उससे कुछ फिल करके अगला वाकया हुआ और आप बिल्ड करते करते, जिनको हम आर्क्स कहते हैं, वो बनती हैं. इस फिल्म में आर्क्स नहीं है. दिस इज ऑलमोस्ट लाइक चैप्टर्स. एक वाकया होता है और वो कभी कभी बहुत आइसोलेटेड सा होके खत्म हो जाता है, और फिर एक और वाकया होता है, और ओवरऑल एक बहुत फेंट सेंस ऑफ आर्क बन रही है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट इज कि वो एक डिलिबरेट बात थी कि हमें भी आदत हो गई है कि अब गंभीरता हुई है फिल्म में कोई, तो वो मजीद गंभीर होती जाएगी और आपको हम एक क्लाइमैक्स के लिए बिल्ड कर रहे हैं. दिस फिल्म ऑलमोस्ट हैज एन एंटी क्लाइमैक्स, बाय द वे. द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म इज वेरी एंटी क्लाइमैक्टिक, and that was deliberate. Now I wanted the same energy to translate into how the actors were portraying it. पहली चॉइस आई जी मेन एक्टर की. ऑफ कोर्स अब सबसे बड़ा सवाल मुझसे लोग करते हैं, भाई इस उम्र का रोल अगर करना था तो तुम्हारे तो अपने वालिद साहब तकरीबन इस उम्र के हैं, उनको क्यों नहीं बीच में रखा गया, मतलब वहां से एतराज शुरू होते हैं. तो somehow I do feel कि कास्टिंग की कीमिया भी बड़ी अजीबोगरीब होती है. आपको कभी नहीं समझ आता कि कोई चीज करेक्ट क्यों हिट कर रही है दिमाग में या दिल में आपके. चूंकि फिल्म बहुत ज्यादा गुरिल्ला स्टाइल में बनी है. गुरिल्ला स्टाइल इज जब आप कैमरा उठाते हैं और सड़कों गलियों में निकल जाते हैं और छुप छुपा के शूटिंग करते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट स्केल की फिल्म है. मैं कहीं भी वो गलियां, वो बाजार तो क्रिएट नहीं कर सकता. कुछ हद तक हम कंट्रोल कर लेते थे गलियां बंद करके, ट्रैफिक बंद करके. तो वहां मुझे पहला ये तो यकीन था कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो उनमें घुल मिल जाए. वहां पे मुझे स्टार नहीं चाहिए. तो इसलिए एक पहली खोज ये शुरू हुई. दूसरा, आरिफ साहब ने इससे पहले कुछ भी कंसिडरेबल नहीं किया हुआ सिनेमा में या टीवी पे या थिएटर में. कोई जो जिनको हम शौकिया अदाकार कहें, वो शौकिया अदाकार थे. जो एक इंपॉर्टेंट सीन है फिल्म का जिसमें वो रक्स करते हैं, बस वो मेरे जहन में खुब गया कहीं. एक हमारे कॉमन दोस्त है मोहम्मद हनीफ साहब. तो मोहम्मद हनीफ के घर एक हम मिले किसी मौके पे, और वहां पे सब लोग बहुत खुश थे और वो नाच रहे थे. और मैंने आरिफ साहब को नाचते हुए देखा. शम्मी कपूर का गाना था, बदन पे सितारे लपेटे हुए, जाने तमन्ना किधर जा रही हो, राइट. और मैं बहुत क्या कहना चाहिए, खुद परस्त हूं कि मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा रक्स करता हूं, और जब मैं रक्स करता हूं मेरा दिल चाहता है मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे देखें. तो जब मैंने उनको रक्स करते हुए देखा तो वो इतना अच्छा था कि मैं वाकई गुम सा हो गया कि वो जिस ईज, जिस लचक और जिस मजे से, और वो जो एक सेंस ऑफ कमिटमेंट थी, एंड इट वाज नॉट अ परफॉर्मेंस, ही वाज डांसिंग फॉर हिमसेल्फ.
So when I thought of Rahat, something about Arif Saab just struck me. And trust me, he was the first choice. I only checked with him that Arif, this is a slightly tricky role. Are you okay? And he said, yes, I'm okay. तो आरिफ साहब जी आए. आरिफ साहब नॉन पंजाबी स्पीकिंग आदमी हैं. आरिफ साहब कराची के रहने वाले हैं. आरिफ साहब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग के साथ एसोसिएटेड रहे हैं. तो फिर मैंने आरिफ को बोला कि जी आए जी, और वो उनकी सुनने की हद तक या दोस्तों से गप्पों की हद तक पंजाबी से कुछ शनासाई थी. तो वो हमने उनके साथ कई हफ्तों की वर्कशॉप्स की जी, डायलेक्ट कोचिंग की, उनकी कोरियोग्राफी की, उनको ट्रेन किया. उन्हीं वर्कशॉप्स में समिया अगेन इज वन ऑफ दोज एक्टर्स जिनका मुझे लगता है कि उनका होना एक शर्फ की तरह है. एक it's just good luck that she agreed to do it, because somehow I wanted that kind of softness that Samia has and the craft that she has, again, and the control. और वो तीनों mediums में काम कर चुकी हैं, theatre, film and TV. So I really admire her as an actor. आरिफ की पंजाबी के बारे में ये बताऊं कि वो जब हम वर्कशॉप में कर करके हफ भी गए ना, मैं कहीं कहता होता था आरिफ यार वो भी गो के मेरी भी पंजाबी बहुत बुरी है, मेरे अब्बा मुझे हमेशा डांटते हैं कि ना बोलिया कर. तो मैंने कहा जी कसूर तो आपका ही है, अम्मी अब्बा आपस में पंजाबी बोलते हैं, बच्चों की तरफ मुड़ते हैं तो उर्दू में बात करना शुरू कर देते हैं, फिर अंग्रेजी स्कूल भेज देते हैं. तो मेरी पंजाबी भी रली मिली सी है. लेकिन मुझे पता था कि मतलब अगर लाइन है ना कि एजाफरान में शालमियों ले आया, तो वो अब आरिफ को होता था ले आया. तो वो जब वो उसको तोड़ते थे, अब आई कुडंट एक्सप्लेन, हम बहुत दफा उसको करते रहे. तो उस वजह से एक सीन था मोहल्लेदारों का जिसमें मैंने फिर कहीं 2 लाइनें डाली. मैंने कहा नहीं यार कोई ऐसा हिंट करें. तो वो एक सीन में वो पंजाबी में वो कहते हैं मोहल्ले वाले क्या है जड़ा है ना 2 नंबर पंजाबी अद्धा तितर अद्धा बटेर. वो मैंने इसलिए डाली कि कहीं एक बैक स्टोरी या वो इल्जाम खत्म हो जाए कि ये नेटिव पंजाबी स्पीकिंग नहीं है. But to his credit, I will say for a non-Punjabi speaking, he got most of it right. Then we come to Iman Suleiman. Iman के साथ जी मैंने एक पहले टीवी का प्रोजेक्ट किया. She's from the modeling world. ईमान का चेहरा मुझे बस ऐसे लगता है कुछ चेहरे होते हैं ना उनमें कहानियां होती हैं. वो कुछ ना भी करे, वो कुछ ना भी करे, तो वो उसका एक किताबी सा चेहरा है. उसकी आंखें वाकई वो जो चुगताई की पेंटिंग्स में आपको आंखें नजर आती है ना, मतलब वो वाली आंखें हैं उस बच्ची की. सो शी ऑल्सो हैज दिस वेरी क्वाइट एनर्जी. नाउ हर कैरेक्टर ऑन पेपर वाज एंग्री. वो एंगर फील कर रही है, वो शेम फील कर रही है. एंड आई थॉट इफ अ क्वाइट पर्सन डज इट, देन वो नहीं होगा कि वो चीखना नहीं होगा. क्योंकि हम अगर इसको टेलीविजन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उंगलियां उठा उठा के फिर हम चीख सकते हैं, रो सकते हैं, अपने आप को भिन्ना के मुट्ठियां भेज सकते हैं. सो वो वाला सब कुछ नहीं चाहिए था. सो आई थॉट अ क्वाइट एक्टर एंड एन एक्टर विद दैट लैक ऑफ एक्सपीरियंस would play it in a very interesting way, and somehow it all worked out. So this is for the principal actors. Baki supporting maybe ji, we had like everybody was cast with a purpose, with knowledge, with deliberation, and I would say जिंदगी तमाशा हमने कोई 21 दिन में शूट की थी जी, लेकिन 1.5 साल हमने इसकी प्री प्रोडक्शन की थी इंक्लूडिंग राइटिंग. और कोई 2 बड़ी नशिस्तों में, एक कोई 2.5 हफ्ते की थी, एक कोई और 3-4 हफ्ते की थी, जिसमें एक्टर्स के साथ वर्कशॉप्स हुई थी हर चीज की. सो आई ऑल्सो फील अ फिल्म इज मेड ऑन द टेबल फर्स्ट एंड देन शूटिंग आसान हो जाती है. सो आई होप दैट वाज सैटिस्फैक्टरी एंड as an answer. जी सरमद, मेरा सवाल भी आपसे फ़िल्म के बारे में ही है, ना कि इट्स मोर ऑफ अ आर्टिस्टिक क्वेश्चन, ना कि पॉलिटिकल. आपकी तीनों फिल्में जो हैं मंटो, कमली और ज़िंदगी तमाशा, उसमें जैसे कि आपने बताया वो ड्रामाज हैं, उनका यॉनरा ड्रामा है और आप एग्जैजरेशन अवॉइड करते हो कैरेक्टराइजेशन में, प्लॉट में, वो दिखता भी है उसमें. तीनों में एक चीज़ जो मुझे दिखी वो ये कि जो प्लॉट की लाइन रहती है क्लाइमैक्स से पहले, वो थोड़ी सी स्पाइकी रहती है. उसमें कॉमिक रिलीफ्स भी हैं, उसमें थ्रिल भी है. क्लाइमैक्स के बाद तीनों
फिल्मों की प्लॉट की लाइन ऑलमोस्ट फ्लैट होती है एंड तक, और एंड पीवीसी के ट्रैजिक मैनिफेस्टेशन की एक छोटा सा स्पाइक है। तीनों फिल्मों का यही पैटर्न रहा है। ऑन द अदर हैंड मेरी ज़ाती राय है ये कि जो सिनेमैटिक ट्रीटमेंट है तीनों फिल्मों का, खासकर कमली और ज़िंदगी तमाशा का, वो ये वाली सेटिलिटी उसमें नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूँगा उसमें एग्जैजरेशन है, लेकिन उसमें एक्सपेरिमेंट है। वो एक्सपेरिमेंट मुझे ट्रेलर्स में भी दिखा। कमली का ट्रेलर जो है वो साइलेंट है मुकम्मल। ज़िंदगी का तमाशा का ट्रेलर नहायत खूबसूरत ट्रेलर है। मंटो का ट्रेलर भी उस टाइम के लिहाज से बहुत प्यारा ट्रेलर था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है विद द सिनेमैटिक ट्रीटमेंट ड्रामा के यॉनरा को लेकर, ये मेरे ख्याल में है, शायद आपके ख्याल में ना हो ये। क्या ये बैलेंस करने को है वो ड्रैग जो हिस्सा है ड्रामा का, ड्रामा यॉनरा का जो हिस्सा है, एक ड्रैग जो उसमें आता है, उसको बैलेंस करने के लिए क्या ये एक्सपेरिमेंट है सिनेमैटिक ट्रीटमेंट का, या ये आप ऐसा ही काम करते हैं? आपने तो इतने अच्छे अंदाज में अपने सवाल को फ्रेज किया है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। अगर एक फनकार खुद अपने स्टाइल से बहुत ज्यादा अवेयर हो, आई थिंक उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। I don't want my style to be the overriding flavor. I'll be honest. मुझे लगता है कोई भी कहानी आप अगर उसको खुद से ब्रीथ करने का मौका दें और कोलैबोरेशन में आप अपनी ईगो को ना लेकर आए, क्योंकि फिल्म मेकिंग तो एक कोलैबोरेटिव आर्ट है। मैं अकेला तो फिल्म नहीं बना सकता। और इन तीनों फिल्मों में जिनका आपने जिक्र किया, मेरे साथ राइटिंग क्रेडिट्स जो हैं वो मेरा तो बहुत छोटा सा स्टोरी या डायलॉग का है या एडिशनल स्क्रीन प्ले का है। आई हैड स्क्रीन राइटर्स विद मी, और फिर डीपी आता है, एडिटर आता है, आपके मेन प्रोडक्शन डिजाइनर्स आते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। मुझे लगता है हर फिल्म एक अपनी कोई आवाज या अंदाज लेकर आती है फॉर एन इंडिविजुअल फिल्म मेकर। For example, I feel the pacing of Kamli is very different from the pacing of Zindagi Tamasha. The camera work of Kamli is very different from the camera work of Zindagi Tamasha. You know, if I were to talk about these two films, तो मैं उस हद तक तो जरूर कहूंगा कि जी फॉर्मूले से भागने की कोशिश बड़ी कॉन्शियस है, लेकिन किसी एक तरह के इम्प्रेशन को पकड़ के सिर्फ उसको फॉलो करना भी कोई इरादा नहीं होता। क्योंकि कई दफा मुझे लगता है हम कहते हैं ओ ये फिल्म बुरी इसलिए है कि बॉलीवुड का छापा है, लेकिन अगर कोई फिल्म किसी ईरानियन फिल्म का छापा होती है तो हम कहते हैं वो शायद बुरी नहीं, छापा तो छापा है। तो मुझे ये होता है कि छापने वाली चीज को मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। और उसमें अगर मैं एक अपनी पर्सनल एफर्ट आपको बताऊं कि मैं क्या करता हूं, कि फिल्म शूटिंग जब फेज के करीब होती है तो मैं 5-6 महीने पहले कुछ भी देखना छोड़ देता हूँ। मैं फिल्में नहीं देखता, मैं ड्रामे नहीं देखता। जो भी रेफरेंसेस, बेसिक हमारी गुफ्तगू, इमेजेस और उनके हवाले से, फिल्मों के हवाले से भी, ऑफ कोर्स यू नो आई हैव लर्नड इट बाय जस्ट ऑब्जर्विंग अदर पीपल्स वर्क। मेरे पास फिल्म की डिग्री नहीं है, मेरी डिग्री तो नफ्सियात की डिग्री है, तो मैंने तो लोगों के काम से ही सीखा है। तो उसमें इंप्रेशंस तो नजर आएंगे, लेकिन डिलिबरेट इंप्रेशन मैं कोशिश करता हूँ ना, कोई ऐसा शॉट ना लिया जाए जो मैं सोचूं वो फलानी फिल्म में शॉट था तो अब मैं वैसा शॉट बना लूं, या वैसे कपड़े पहना लें, या वैसे अंदाज का लिखा जाए। तो उससे मैं जरूर भागता हूं। तो अगर मैं आपकी बात के आधे हिस्से से एग्री करूं कि एक्सपेरिमेंट में जरूर करना चाहता हूं, लेकिन किसी स्टेटमेंट के तौर पे मैं नहीं करना चाहता, टू बी ऑनेस्ट। और रही बात एंडिंग्स की, तो मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे फेक एंडिंग हैप्पी एंडिंग होती है। क्योंकि जहां पे हम आमतौर पे फिल्में खत्म करते हैं कि लड़का लड़की की शादी हो गई, वो इकट्ठे हो गए, उधर से तो पसूड़ियां शुरू होती हैं मुझे लगता है। वहां पे तो एक बहुत ही फेक सेंस ऑफ होप और हैप्पीनेस हम देते हैं लोगों को। तो बट चूंकि इन तीनों फिल्मों में यस आई लाइक ओपन एंडेड स्टोरीज। आई लाइक के ऑडियंस कुछ सवाल या कुछ सोच तो कुछ देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए सही, 1 घंटे के लिए सही, 1 दिन के लिए सही, कुछ सवाल लेकर चले जाएं तो कोई मुजायका नहीं। एंड ऑन देयर बिहाफ आई वुड से कि हमने जो न्यू वेव के नाम पे बहुत सा सिनेमा देखा, उसमें एक बार बार जब बहुत सारे सरमायादार आके फिल्में बनवाना चाहते थे तो वो यही कहते हैं भाई ये वो अवाम है जो दिमाग बाहर छोड़ के जाना चाहती है सिनेमा में। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, मैं भी वही अवाम हूँ उन सब फिल्मों के लिए जो फिल्में मैंने नहीं बनाई। तो मैं ऑफेंड होता हूँ इस बात से। और मैं ये नहीं कह रहा कि और मिजाज की फिल्में ना बने, लेकिन मेरे पास इतना इख्तियार या आज़ादी होनी चाहिए कि फिल वक्त मुझे ये सही लग रहा है, इस मिजाज की समझ आ रही है, तो मैं ये फिल्म बनाना चाहता हूँ, ये इख्तियार मेरे पास होना चाहिए। तो मैं अपनी ऑडियंस को ऑनेस्टली, कुछ ऑडियंस को मे बी नॉट टीवी की लार्ज ऑडियंस, कुछ ऑडियंस जो सिनेमा डिलिबरेटली अब
25 साल तकरीबन मुझे हो गए हैं काम करते हुए, तो मुझे लगता है अब एक छोटी सी ऑडियंस मेरी ऐसी है कि उन पे मुझे ये यकीन है कि वो अपना दिमाग साथ लेके ही सिनेमा में जाना चाहते हैं, वो दिमाग बाहर नहीं छोड़ना चाहते। तो या जी सरमद, हमारे साथ हॉल में इस्लामाबाद के बहुत अच्छे अज़हान मौजूद हैं, सोचने वाले, फ़िक्र करने वाले। तो हम थोड़ा सा माइक जो है वो ऑडियंस की तरफ लेके जाएंगे ताकि अगर वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकें। जो ऑडियंस है उनसे मेरी एक गुजारिश है कि आपने जो भी कमेंट करना है, जो भी सवाल करना है, वो मुख्तसर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए और फिल्म पर होना चाहिए। अगर आपने कोई तवील तमहीद बांधी या कोई बहुत तवील कमेंट किया, तो आप देख रहे हैं हॉल भरा हुआ है, तो मैं आपसे ऑलरेडी ये कह रही हूँ, पहले से माजत कर रही हूँ कि हमें आपकी बात जो है वो काटनी पड़ेगी, ठीक है? तो जी ये माइक दे दीजिए, जो भी ये कादिर साहब बैठे हैं इनको पहले माइक दे दें। सरमद, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। फिल्म रिलीज़ करने के बाद आपका जो फिल्म से पहले एक डायलॉग था वो बड़ा कमाल था। उसके बाद जब हमने फ़िल्म देखना शुरू की तो फिर फिल्म ने हमें जकड़ तो लिया, लेकिन सिर्फ इस इंतज़ार में जकड़ा कि हो सकता है कोई और बेहतरीन डायलॉग आ जाए आगे। कोई बिल्कुल बिल्कुल खामोश कर दिया आपने बहुत ज़्यादा। दूसरा ये कि आपने जब यूट्यूब पे इसे डालना ही था तो और ज़्यादा शदीद गुस्से में डालते, इसे सेंसर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो यूट्यूब पे आई है वो सेंसर है मुझे लगता है, वरना और ज़्यादा पसंद की जाती। क्योंकि आपने उसके पोस्टर में दिखाया कि उसने अपनी वाइफ के कपड़े भी पहने। ये मुझे उससे अंदाज़ा हुआ कि आखिर में जब उसकी बेटी उसके कपड़े ले गई तो उसका मतलब वो पहनता था, लेकिन वो आपने फिल्म में दिखाया ही नहीं है डांस करते हुए। आई थिंक उसको पसंद थी ये सारी चीज़ें। तीसरा ये कि आप ने जो बेटी दिखाई है उससे मैं एग्री नहीं किया उस सीन से, क्योंकि बेटी हर हाल में बाप के साथ कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती है। हालांकि उसके दामाद को नाराज़ होना चाहिए था कि आपके वालिद ने ये किया, आपके वालिद ने ये किया। बेटी को कम अज़ कम, वो भी ऐसी बेटी जो न्यूज़ मीडिया में काम करती है, तो उसको आपने कुछ ज़्यादा मज़हबी कर दिया। ठीक है सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने खुलूस और प्यार से फिल्म देखने का। दूसरा मैं आपसे कहूंगा नहीं सर, फिल्म एक्चुअली अभी जो आपने देखी उसमें से सिर्फ गालियां, जो पंजाबी आदमी लड़ रहे हैं वो गालियां देते हैं एक दूसरे को, वहां पे बीप्स आए हैं। एक और सीन है जिसमें एक खास जुमला था, वो उसको सिर्फ उसका एंड हमने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे उसको थोड़ा सा डिलीट किया हुआ है, सिर्फ डायलॉग को। और किसी भी सेंसर बोर्ड ने कभी भी फिल्म में से किसी सीन को काटने का नहीं कहा, वीडियो कभी भी नहीं कटी थी। तीनों सेंसर बोर्ड्स के सारे पहली स्क्रीनिंग्स और रिव्यू स्क्रीनिंग्स के बावजूद भी मेरी जिम्मेदारी सिर्फ ये थी जी, यूट्यूब आपको जितना भी उस पर 18+ का वो लगा दें, 16+ ही सिर्फ वो दिखाता है। मुझे लगा यूट्यूब इतना एक्सेसिबल है तो मैं वो जिम्मेदारी नहीं खोना चाहता कि कोई भी देखे और फिर कम से कम कान में गाली पड़ रही है तो लोग ये सोचें कि सिर्फ गालियों के लिए ये फिल्म देखनी है या उसका मजा लेना है। सो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मैं पोस्टर की अगर आपको बात बताऊं तो मेरी बहन जो है वो, उसका नाम कबल कुसट है, वो फिल्म की प्रोड्यूसर भी है और वो ग्राफिक डिजाइनर है। उसकी एक थ्योरी ये है कि पोस्टर्स फिल्म के जो हैं वो फिल्म से इंडिपेंडेंटली उनको एक कहानी सुनानी चाहिए। तो जो पोस्टर फोटोग्राफी थी वो फिल्म से अलहदा ही की गई थी और वो उसकी इंटरप्रिटेशन है ऑफ द थीम्स एक्सप्लोर्ड इन द फिल्म। सो वो दुपट्टे वाला सीन फिल्म में कहीं भी नहीं था, वो कभी भी नहीं था। वो आखिर में सिर्फ अपनी बीवी का लाल स्वेटर ही पहनता है। अब उस सीन की इंटरप्रिटेशन उसने जैसे की वो आपने देख लिया। अभी जो पोस्टर आया जिसमें वो सामने लेटे हुए हैं वो भी उस सीन की इंटरप्रिटेशन है जिसमें वो बिस्तर पे लेटे हुए हैं। और बेटी का जहां तक आप सवाल कह रहे हैं, तो अगर मैं माजरत के साथ आपसे डिसएग्री ये करूं कि ये ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैरेक्टर्स मुझे लगता है ना असल जिंदगी में है, ना कहानी में है, ना नॉवल में है, ना शायरी में है, ना फिल्म में होनी चाहिए। ये तो स्टीरियोटाइप है। कोई भी बेटी, माँ, मुझे लगता है उन रिश्तों से पहले तो एक इंसान है, वो औरत होने से पहले भी इंसान है। तो एक इंसान को उसकी जहतों से, उसकी परतों से आरी करके सोचना सिर्फ उस रोल की बिना पे कि वो बेटी है, मुझे लगता है वो भी एक ऐसे, हम कभी उसको एक एलिवेटेड मकाम पे रखते ही इसलिए हैं कि उसको अलाउ ना करें इंसान होना। तो क्यों, मुझे लगता है कि वो बेटी तो उस इंटरनलाइज्ड पेट्रियार्की का शिकार है जो कई दफा मर्द और औरत की तफरीक के बगैर इंसान के जहन और दिल में जगह करके बैठ जाती है। कितनी पेट्रियार्की, कितनी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी हमने औरतों के थ्रू परपेट्रेट करवाई।
एक उसको सिर्फ रूप या रोल उस पे थोप थोप के। तो मुझे तो ऑनेस्टली लगता है जी कि बेटी का गुस्सा बिल्कुल बजा है, या उसका जो भी, शी कुड बी रॉन्ग, शी इज नॉट पेंटेड एज अ कैरेक्टर जिसका मॉरल कंपस ठीक है। तो मुझे लगता है पूरी फिल्म चूंकि मोरालिटी के बारे में कहीं भी आपको, आई रिपीट, कोई नुस्खा नहीं दे रही। जो राहत साहब अपने दोस्त के साथ करते हैं उस महफिल से आने के बाद, वो किसी तौर पे जस्टिफाई नहीं हो सकता किसी स्क्रीन राइटिंग की किताब में। वो ऑलमोस्ट एक ग्रे से ब्लैक जोन में चले जाते हैं। तो बेटी, मुझे लगता है कि सिर्फ माँ को माँ कह के और माँ के दर्जे को सिर्फ बार बार उस पर गुफ्तगू करके हम उस माँ से औरत होना क्यों छीन रहे हैं? क्यों वो कोई सेल्फिश बात नहीं कर सकती? क्यों वो कोई खता नहीं कर सकती? क्यों वो कोई ऐसा बिहेवियर नहीं शो कर सकती जो सिर्फ और सिर्फ इंसानी है, ना कि उसके उस दर्जे या रिश्ते का? I do feel that's an extra baggage, to be honest. So I don't want to defend it, but I just want to explain what I was thinking. Assalamu alaikum. Sarmad, I think it's a very brave and a bold move कि आप YouTube पे लगा रहे हैं. I am also a person kind of जो 4 साल से broadcast पे काम कर रही है and always fighting for getting my content broadcast over TV. I have 2 questions. अभी I am an amateur film maker, तो like script लिख रही हूँ and there are like lot of emotions that are going and passing through my mind, and what are the principles that you follow while writing a script or into the ideation phase? Apart from that, there's another question. I know there are certain rules and there are certain demands that, for example, PTV wants the people to follow while coming into the censor board. I assume you have anticipated that कि क्या क्या मसले आ सकते हैं while I'm making this movie, and if that's the case, why didn't you fought like an activist for the movie? Because हम सब इस चीज़ का शिकार हैं कि जो मीडिया माफिया बनी हुई है और दिल करता है तो चीज़ चला देते हैं, दिल करता है तो बंद कर देते हैं. Why didn't you fought for it? That's my question. Thank you. Thank you. Screenplay का अगर मैं आपसे बोलूं कि जी, of course it's a very interesting journey usually. आइडिया कहाँ से निकला है, कहाँ से आपने उसको पकड़ा है, फिर उसको आपने कितना वक्त दिया है ग्रो करने का, कितना वक्त दिया है आपने उसको सांस लेने का, एंड हर आइडिया जरूरी नहीं है स्क्रीन प्ले में ट्रांसलेट भी हो। वहां पे आपका अपना ज़मीर, अपना एक मीटर होना चाहिए। अ लॉट ऑफ स्टोरीज और अ लॉट ऑफ आइडियाज फील वेरी गुड इनिशियली, बट देन यू नीड टू बी योर ओन जज एंड सी कि ये कितना सांस ले रही है। कुछ कमली जब मैं बना रहा था तो एक्चुअली कमली के स्क्रिप्ट से पहले मैं एक और स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था विच आई फेल्ट वेरी वेरी कनेक्टेड विद, बट वो ऑनेस्टली वो कहानी आगे बढ़ती नहीं थी मुझसे, वो उसकी शक्ल ही नहीं बनती थी। So I had to abandon it, literally put all the notes, all my whatever. So I feel उसकी भी कोई साइंस, लेकिन बुनियादी सी होती है कहानियां सुनाने का। आपको पता है, स्क्रीन राइटिंग कह लीजिए, नॉवल कह लीजिए, शॉर्ट स्टोरी, कुछ भी, उसकी टेक्निक तो बहुत थोड़ी सी बचती है। एंड में आप ज्यादा बचते हैं, आप कैसे एक किरदार को दिख रहे हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं। सो इफ यू स्टे ट्रू टू दैट एज अपोज टू कि पहले से ये सोचना कि लोग क्या देखना चाह रहे हैं, लोगों को क्या पसंद आएगा नापसंद, उन फॉर्मूला से अगर बच के आप सिर्फ पहला ड्राफ्ट तो अपनी आजादी से लिखें, बाद में उसको टेक्निकल डिफॉल्ट पे आप लाके उसकी काट पीट और उधेड़ बुन कर सकते हैं। सो आई फील दैट इज माय लिटिल एडवाइस टू यू, दैट डू नॉट मेक एवरीबडी रीड योर इनिशियल ड्राफ्ट्स। आप खुद उसको वक्त देते रहें, एक ड्राफ्ट लिखें, छोड़ दें, कुछ अरसे तक उससे डिस्कनेक्ट करें, फिर पढ़ें। आपको खुद ही बहुत सी गलतियां नजर आ जाएंगी, आपको खुद ही पता चलेगा मुझे मजा नहीं आ रहा, बोर हो रही हूँ, अच्छी नहीं लग रही। So, and you will, of course, what you write today and what you write 20 years from now would be absolutely different also. You will be a different person. So also they can never be, your first attempt cannot be your best attempt, nor can your last attempt be your best attempt. So never feel that pressure, I feel. Now, going to the question जो आप कह रही थी कि मैंने एक एक्टिविस्ट की तरह क्यों नहीं काम किया, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जी, मुझे कहीं ये गुमान जरूर था कि मेरे में इतनी एहसास जिम्मेदारी है और इतना शायद इसी मुल्क में पल बढ़ के इतना शऊर है कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। तो जो 2-3 सीन्स थे जिनमें मुझे कुछ शक था, उनके ऑल्टरनेटिव्स भी हमने शूट किए हुए थे कि इस लाइन के बगैर कैसे सीन निकल जाएगा।
मैं अगर कहूं कि मैं शेर कहाँ से हुआ या मुझे वो हौसला कहाँ से, मुझे सेंसर बोर्ड से, क्योंकि मेरे लिए सेंसर बोर्ड के अलावा कोई और स्टॉप नहीं है इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे, किसी भी जाब्ते के हवाले से। सेंसर बोर्ड के बाद मुझे किसी की बात टेक्निकली नहीं सुननी, क्योंकि उस बोर्ड को मैं पैसे दे के फिल्म वहां पे दिखाता हूँ और वो उनकी फीस है और वो देखते हैं। तो जो अगर सर्टिफिकेट उन्होंने इशू किया, उस स्क्रीनिंग में मैं भी नहीं बैठ सकता, फिल्म साज खुद नहीं बैठ सकता वहां पे। सो टेक्निकली अगर मुझे कानूनी कार्रवाई कभी करनी थी, मुझे सेंसर बोर्ड के खिलाफ करनी चाहिए कि आपने कैसे सेंसर सर्टिफिकेट इशू कर दिए। तो जब उन्होंने इशू कर दिए, टू बी ऑनेस्ट, उसके बाद मुझे लगा ठीक, यानी अगर मैंने अपने तय सोचा कि मैंने गुफ्तगू बड़ी समझदारी से की है, चालाकी से की है, तो उनकी सनद मिल गई थी। रही बात एक्टिविज्म की, अगर मैं अपनी नालायकी का एतराफ करूं और अपना एक ओपिनियन शेयर करूं, मुझे लगता है ये भी एक बोझ और एक जिम्मेदारी हर एक को नहीं उठानी चाहिए। एक्टिविस्ट होना अपने तय, अपने काम के थ्रू खामोशी से हम सबको जरूर करना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ फिल्म बना के वहां तक करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता, एक आइडियल दुनिया में मैं सड़कों पे नहीं निकलना चाहता, ये मेरा काम नहीं है। हर एक का काम नहीं है ट्विटर पे अपना ओपिनियन देना, हर एक का काम नहीं है कॉलम लिखना, हर एक का काम नहीं है। मुझे इस बात पे अब लगता है कि हमने उन लोगों के जिनके पास वो इख्तियार या जिनके पास वो जोर और तासीर थी, उसमें इतनी गैर जरूरी राय और ओपिनियंस और आवाजें शामिल करनी शुरू कर दी हैं। एक्टिविस्ट की एक अपनी जगह है, बहुत जरूर उनके साथ के लिए मैं खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ मैं खुद अकेला नहीं उठा सकता। मुझे मेरा काम करना है, अपनी यकसुई से करना है, और उसमें जो लोग उस काम को करते हैं, मैं उनके साथ खड़ा होना चाहता हूँ। और जितना शोर, अगेन, अपने तय खुद को बगैर एक्टिविस्ट कंसिडर किए इन दैट स्पेसिफिक सेंस ऑफ द वर्ड, मैंने किया। मैं जितना शोर मचा सकता था, मैं जितना लड़ सकता था, मैंने फिल्म 2020 के जनवरी में लगानी थी, सो ये 2023 के अगस्त में लग रही है। इसके बीच में पेंडेमिक भी भुगता, माली नुकसान भी भुगते, अपनी फिल्म इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल से भी बचाई, अपनी फिल्म को मैंने सेनेट में भी दिखाया, मैंने डेथ थ्रेट्स भी सहे, मैंने लोगों से जा के गुफ्तगू करने की भी कोशिश की, मैंने कोर्ट के केसेस भी भुगते, बट आई डोंट थिंक एज एन आर्टिस्ट आई वाज सपोज्ड टू डू दैट। नो, आई डोंट थिंक सो। हाँ, मैंने अगर कहीं पे कोई गलती की, उसका एतराफ मैं जरूर करूंगा, लेकिन मुझे इन सब लवाजमात से या दीगर जो भी फिल्म के अराउंड हुआ, उस सब से मुझे लगता है मैं कोई बहादुरी का तमगा नहीं लेना चाहता, और मैं इसको बिल्कुल मिसाल नहीं बनाना चाहता कि एक आर्टिस्ट को ये सब बोझ और जिम्मेदारी लेनी है। ये आर्टिस्ट का काम नहीं होना चाहिए था। हमारे पास इदारे, लोग ऐसे हल्के होने चाहिए जो लोगों को जो काम वो करते हैं सिर्फ वो करने दें, और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और लोग मौजूद होने चाहिए। सो इसीलिए मैं ना ट्विटर पे हूँ, मुझे जहर लगता है ट्विटर। मैं कहीं अपना ओपिनियन नहीं झाड़ना चाहता, मेरा ओपिनियन नाक़िस हो सकता है, मेरी राय इतनी अहम नहीं है अपने काम के अलावा कि मैं हर वक्त प्रचार करूँ। सो मैं उससे बिलीव नहीं करता। I'll be honest, I'm sorry, I feel activism is such an important social function, and when you have legends like Asma Jahangir in it, and when you have people like Kishwar Apa doing what they do, I would much rather leave it in their hands and just be there to support them, but not want to be in the front row. I don't want to be. That's not my place, and I would never want to take that place. I will make my faulty films. I will tell my stories with faults and flaws, and I would not want to pretend कि मैं अकेले कुल हूँ और मैं ये काम करने के लिए आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सरमद, वालेकुम सलाम। 2 बार देखी मैंने, लेकिन कोई भी उसमें वो रवैये तो नज़र आए कि एक शख्स के इनफरादी अमल को पूरा मुआशरा अपने रिलीजियस, साइको सोशल हेल्थ के लिए ख़तरा महसूस कर लेता है, लेकिन कोई एक सीन भी ऐसा पिन पॉइंट में नहीं कर सका जो कहा जाए कि इस वजह से फ़िल्म बैन हुई या नहीं हुई। तो क्या आपको कभी किसी तरफ से वो बताया गया कि इस वजह से या इस सीन से फ़िल्म नहीं हुई? दूसरा सवाल, आपने अपने रक्स का जिक्र किया। एक ही सवाल कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं ना, और उनके पास भी वक्त कम है। समझ, ये झांझरा दी पवन झनकार में हील्स पहन के ताबड़तोड़ किस्म के रक्स के बाद स्लो बीट पे और लो डांस करना आपको कैसा लगा? दूसरे सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूँ। आसान, अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा कि मुझे रक्स करना अच्छा लगता है, मैंने आपको बताया। और मैं
रक्स करते हुए मुझे मजा आता है, तो मैं इसलिए रक्स करता हूँ। अगर आप उस चीज की बात करें, देखिए वही बात के इस फिल्म ने एक गलत चीज जो की मेरे साथ, या इस फिल्म के साथ जो हुआ उसने जो गलत किया, कि एक और दुश्मन बहुत बड़ा जो आपके क्रिएटिव स्पिरिट का या इंसानी स्पिरिट का, महज जीने की स्पिरिट का, वो खौफ होता है, राइट? तो एक खौफ दिल में डाल दिया। मेरे पे कोर्ट केस हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा उस तंजीम का, वो वाली तंजीम नहीं थी जो बड़ी वाली तंजीम, छोटी सी मुन्नी सी तंजीम कहीं पिंडी के गिरदो नवाह में, और मेरे पे केस हुआ कि नात के पीछे म्यूजिक है, और मैंने वो केस भुगता और मैंने वकीलों को पैसे भी दिए अपना केस लड़ने के लिए। हालांकि मेरे पास तो सिर्फ ये था कि मैं, आज से कई दिहाइयों पहले से शाह मदीना भी फिल्म में आई है, फिर आपदा जी की कोक स्टूडियो में भी उन्होंने ये सब तुम्हारा करम है आका, उसके मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा केस नहीं था ना, मतलब, लेकिन मैं उन जगहों की तरफ धकेला गया जो जगह मुझे पता भी नहीं था कि अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। खैर, तो मैं इसलिए खौफ में जो आपसे शेयर कर रहा था कि अब मैं पिन पॉइंट तो कर सकता हूँ उन सीन्स को, लेकिन मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा अगर बता दूं, एक सीन जिस पे बड़ा एतराज था वो वही था जहां पे थ्रेट की जाती है और वो उन्होंने बार बार कहा जी इस जुमले को छोटा करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं। जो सीन है जब वो कहता है लुआमा नारा, उसके आगे 3 अल्फाज और थे और हर सेंसर स्क्रीनिंग के बाद एक एक लफ्ज करके उसमें से झड़ता गया या कटता गया। गालम गलोच के ऊपर कभी उनको प्रॉब्लम नहीं थी, गालम गलोच उन्होंने शुरू में भी जाने दी थी, लेकिन जब बार बार रिव्यू होते थे तो फिर इस तरह की भी कोई, वो क्या कहना चाहिए, बाल की खाल, सिर्फ मुझे नहीं पता किसको क्या पॉइंट प्रूव करने के लिए वो होता था। तो ऐसा भी आता था कि मैं पंजाब में, लाहौर में, अंदरून में पला बड़ा हूं, तो बड़े बूढ़े जब बच्चों को मिलते थे तो वो कहते होते थे एक लफ्ज कि आजा मेरा शहजादा मेरा काका बिस्मिल्लाह। आई हैव ग्रोन अप हियरिंग द वर्ड बिस्मिल्लाह फॉर एग्जांपल। फिर एक सेंसर आया, बिस्मिल्लाह का गलत तलफ्फुज हिज़्फ कर दिया जाए। मैंने कहा अच्छा, अब तो गुफ्तगू वहां पहुंच गई है कि अब तो कुछ भी चलेगा, अब तो कुछ भी चलेगा। तो फिर वो भी मैंने निकाल दिया। तो फिर उस तरह की चीजें आने लग गई थी बीच में। एक किसी पॉइंट पे आया कि वो फिल्म में जो आसिया बीबी का जिक्र है वो निकाल दे। फिल्म में फिल्म स्टार आसिया का जिक्र है, वो एक बाकायदा फिल्म स्टार थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छा रक्स करती थी, उन्हीं की फिल्म की डीवीडी वो लेता है। सो आई एम जस्ट सेइंग, आई डोंट वांट टू गो इनटू मेनी मोर डिटेल्स। वही कि मुझे नहीं पता कि आप सब लोगों को बातें सुननी भी चाहिए या मुझे करनी भी चाहिए, मुझे नहीं पता, बट just giving you an example of how bizarre it became very bizarre, you know. Yeah. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कंबर है। मतलब वन ऑफ द फर्स्ट मेरा जो सवाल है आपसे वो ये था कि जब मैं कमली देख कर निकला था तो यानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, द सिनेमाटोग्राफी, जो कैमरा एंगल से, दे वर अमेजिंग। मैं बाहर जा रहा था तो दे वर दीज 2 लेडीज़ हु वर लाइक 50-55 ईयर्स ओल्ड, जा रही थी एंड दे वर लाइक, यार सरमत ने तस्वीरें तो बड़ी अच्छी बनाई हैं, रंग भी बड़े अच्छे हैं, एंगल भी, लेकिन स्टोरी समझ नहीं आई। तो डोंट यू थिंक समटाइम इट हैपन्स कि द एंगल्स इतने ज़्यादा चले जाते हैं, लाइक फॉर मी, कि मुझे मज़ा आता है द एंगल्स आर्ट वगैरह में, तो मुझे अच्छा लग रहा होता है सब कुछ देखना, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है कि जो कहानी का मकसद होता है वो थोड़ा सा ज़रा, जैसा यार जुलाहे का सीन या आप मंटो का ले लें कि उसमें थोड़ा सा वो आ जाता है। दैट्स इट। I'd like to agree to some degree, yes. I think अगर आपने एक बड़ी ऑडियंस के मिजाज की चीज बनानी है, शायद आपको बहुत से लेंसेज, बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स अप्लाई करने चाहिए, फिल्म की लेंथ को लेके, फिल्म की ट्रीटमेंट को लेके, बट एट द सेम टाइम आई स्टिल फील कि एक माजरत के साथ, जैसे अभी बहुत आसान लोगों को होता है, ओ फिल्म 20 मिनट छोटी हो सकती थी, मेरा बहुत दिल चाहता है मैं उन सब लोगों को कहूँ फिल्म लीजिए और एडिट कीजिए, और लेकिन एडिटर के तौर पे कीजिए, महज चाकू छुरियां मत चलाइए और फिर मुझे बताइए कि उस सीन में से ये जो इन्फॉर्मेशन निकली है वो उस पे मैं भी ये एतराज शायद दूसरों की फिल्मों पे करता हूँ, लेकिन कई दफा मुझे लगता है कि हम फिल्म का तज्जिया करते हुए उस फिल्म के तज्जिए से ज्यादा वो फिल्म सोच रहे होते हैं जो हम बना सकते थे उसकी जगह, हम यूं कर लेते, हम भाई वो तो फिर हर शायर को भी आप कहेंगे कि आपका शेर मैं लिखता तो यूं हो जाता, या कहानी वाले को कहते एक पैराग्राफ आपका मैं भी लिख लेता बीच में। तो फिल्म चूंकि एक अवामी आर्ट है, मुझे लगता है हम सबको लगता है कि हम सब इसमें अपनी शमूलियत कर सकते हैं, बट आई एग्री माई फिल्म्स डू हैव अ पेस टू देम, बट
अगर मैं आपको वो पेस ना दूं, ट्रस्ट मी, इट्स अ सबकॉन्शियस वो. आई टेक माई टाइम विद राइटिंग, विद शूटिंग, विद एडिटिंग. अगर आपको उस तरह से मैरिनेट होने का टाइम ना मिले तो फिर उन किरदारों के साथ आपकी एम्पैथी और जुड़त भी नहीं बनेगी. कई दफा वो जरूरी होता है. स्लो होना, श्योर, मेरा बहुत सा काम स्लो है, बहुत सा काम बहुत तेज भी है, बट मैं अब इस पॉइंट पे मुझे लगता है कि स्लो होना, दुनिया का बहुत सा बेहतरीन सिनेमा स्लो है. मैं नहीं खुद को शुमार कर रहा किसी जोन में, लेकिन एक सेंस ऑफ ठहराव अगर आपको मिल रहा है तो वो ठहराव क्रिएट करना पड़ता है. वो महज इत्तेफाक से नहीं आएगा. उसके लिए सीन की ड्यूरेशन, शॉट पे कितनी देर रुकना है, क्या दिखाना है, आप चेहरा सामने से दिखा रहे हैं, आप पीछे से दिखा रहे हैं, आप कैमरा घुमा रहे हैं. Those things are not happening by chance, to be honest. I could be wrong. I mean, I could be completely wrong. But hence I'm an artist, because I'm not following, again, sodium and chlorine, making sodium chloride, right? I could end up in a disastrous experiment, you know. So I do want to sort of, you know, play with the formula. I'm repeating it, I don't know, for the 100th time in the same session. अस्सलाम And वालेकुम सर. if I may say, I have to leave in another 5 minutes because I did say कि मैं 7:15 तक हूँगा. ओके तो just- जी, just ये one last. ये आखिरी सवाल होगा सरमद साहब, ठीक है? आपका बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी वक्त दिया हमें. ये बस आखिरी सवाल नहीं है. नहीं, प्लीज, मुझे बहुत मजा भी आ रहा है, लेकिन आई एम सो सॉरी. Thank you. जी. अस्सलाम वालेकुम सरमद सर, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस मास्टरपीस फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़िंदगी तमाशा. मेरा सर क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में 135 सिनेमाज़ हैं टोटल. ये मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था जो कि पाकिस्तान टुडे में आया था, और 6 जो हैं वो KPK में, 3 बलूचिस्तान में है. कहने का मकसद मेरा ये है कि जो आपकी जो फिल्म्स हैं वो मोर ओरिएंटेड होती हैं टुवर्ड्स OTT, और पाकिस्तान में भारत की तरह, भारत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका ऑफिशियल नेम अब भारत हो चुका है इंडिया का, तो भारत की तरह उस तरह के OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं. तो आप जैसे जो क्रिएटर्स हैं जो कि अपने दिल की आवाज़ सुन के चीज़ों को बनाते हैं और ज़्यादा रेवेन्यू का उतना नहीं सोचते, वो किस तरह OTT को एक तो मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, और एक्टर्स के जो रॉयल्टीज़ के मसले हैं पाकिस्तान के अंदर वो कब हल होंगे, रॉयल्टीज़ का कॉन्सेप्ट कब आएगा पाकिस्तान में? दैट्स माय क्वेश्चन. दूसरा सवाल बहुत ज्यादा लोगों को उसके जवाब देने चाहिए, जो मैं तो किसी भी इख्तियार के उसमें नहीं हूँ, जगह पे बैठा हुआ. बट अगेन, जहाँ किसी का क्रेडिट ड्यू है, मैं दूसरे सवाल का जवाब सिर्फ ये दूंगा कि इम्प्लीमेंटेशन देखिए जी किस तरह होती है, क्या क्या हमें उसके फवायद होते हैं. लेकिन ये जो अभी हमारी इंटरिम गवर्नमेंट गुजरी है, उसमें डेफिनेटली कई दिहाइयों के बाद फिल्म पॉलिसी भी बनी है, उसमें रॉयल्टीज का भी जिक्र है, और वो मैंने खुद भी पढ़ा है उस पॉलिसी को. आई होप वो इम्प्लीमेंट हो तो कुछ हद तक वो मसाइल शायद सॉल्व हो जाएं, बट वो डेफिनेटली उसके पीछे मशीनरीज, पॉलिसी, गवर्नेंस के बहुत से इश्यूज आएंगे. जहां आप OTT की बात करें, पाकिस्तान लैक्स अ सब्सटैंशियल OTT एट द मोमेंट, पीरियड. वी डोंट हैव अ प्रॉपर OTT. आपके जो OTTs हैं भी, वो इस तरह के स्मॉल अमाउंट्स ऑफर करते हैं कि उससे आप कवर नहीं कर सकते अपना बजट या अपना कॉस्ट जो भी आपका लगा है. बट मैं कहीं दिल की ख्वाहिश ये भी जरूर कहूंगा कि फिल्म का मकसद सिर्फ खुद फिल्म बनाना नहीं है. अब आप सब लोग एक जगह इकट्ठे होकर गुफ्तगू कर रहे हैं, इस गुफ्तगू की एनर्जी फर्क है, इस गुफ्तगू की तासीर फर्क है. कोई खामोशी से भी बैठा हुआ है, इकट्ठे एक जगह पे सांस लेना, एक दूसरे से मुस्कुराना, या एक दूसरे का किसी बात पे कुछ एक्सप्रेस करना, that is a big part of the cinema experience, you know. So I don't think any OTT, and I not think, I will pray and hope कि कभी भी वो एक मेले का कल्चर, इकट्ठ का कल्चर, अपने घर से निकल के वो एफर्ट करके किसी आर्टिस्ट के काम को, किसी बात कहने वाले की बात सुनने को, किसी मौसीकार की आवाज या गायकी सुनने को, वो एफर्ट करके वहां पहुंचना और बहुत से लोगों के साथ इकट्ठे मिल के उसकी कोई तासीर लेना, आई होप वो कभी भी कल्चर ना जाए. इट विल बी सच अ लॉस, यू नो. सो OTT श्योर होने चाहिए जी, बहुत से लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. और अभी जैसे वही बात थी कि जी वो जो एक बोतल में बंद जिन वाली कैफियत थी ना, कि जी क्या है फिल्म में, फिल्म की कहानी किसी को नहीं पता, लेकिन उसके बारे में सैकड़ों आर्टिकल्स लिखे गए, लोग किसी पॉइंट पे ये भी सवाल कर रहे हैं कि इसमें था क्या, क्या नहीं था. तो वो YouTube से ज्यादा मुझे लगता है डेमोक्रेटिक और ओपन स्पेस भी कोई नहीं हो सकती थी, तो वहां पे वो लगा दी ताकि अब जिसका दिल चाहे वो उसको एक्सेस करे. सो एक डेमोक्रेटिक सेंस ऑफ
फ्रीडम, एक्सेसिबिलिटी भी है, लेकिन आई होप कि इंसान से जुड़ने का जो एक तरीका है आर्ट को कंज्यूम करने का भी, तो गैलरीज, लिटरेरी इवेंट्स, मुशायरे, सिनेमा, मतलब सारा ध्यान क्रिकेट और स्पोर्ट्स की तरफ चला जाता है। फिर मुझे लगता है स्टेडियम भी बंद करने चाहिए, लोग घर में ही देखें बस, उनकी भी क्या जरूरत है। तो अगर सिनेमा बंद करने की बात होगी तो मैं बड़ा खफा होऊंगा और दुखी होऊंगा। सरमद, मैं दी ब्लैक होल की टीम की तरफ से आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने हर सवाल का इतना तफसीली जवाब दिया और इतना अच्छा जवाब दिया है कि हमें आपकी फ़िक्र से हमें आपका पता चला है, आपकी फ़िल्म को अब हम डेप्थ में समझ सके हैं। मुझे लगता है कि हम एक दफ़ा फिर ज़िंदगी तमाशा देखेंगे दोबारा जाकर। थैंक यू आप सबका बहुत शुक्रिया, पैनलिस्ट का भी प्लीज थैंक यू। सच वंडरफुल पीपल। मैं कुछ को पर्सनली जानता भी हूँ, कुछ को उनके काम के हवाले से जानता हूँ, और बाकी सबका एफर्ट करके यहाँ आना जी, इस गुफ्तगू को सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको आपके नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा गुड लक, और हमें उम्मीद है कि हम दोबारा आपको इस तरह सुनते रहेंगे, आपकी फिल्में देखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी, मेरे ख्याल में एक तालियां तो आप लोगों को अपने लिए बजानी चाहिए, आपने बहुत अच्छे सवाल किए। अच्छा, जी बहुत अच्छे जी, नौजवानों ने सवाल किए हैं और बहुत अच्छे सवाल किए हैं जी। उसके लिए हमारे 3 पैनलिस्ट इसीलिए हैं क्योंकि वो भी बात करने बेचारे आए थे। तो मैं सबसे पहले हमारे जो 3 पैनलिस्ट हैं उनमें 2 जो हैं वो बराह रास्त थिएटर से मुंसलिक हैं। तारिक भट्टी साहब जो हैं वो फ़िल्म के कारी हैं और समझते हैं फ़िल्म को। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आपने इस फ़िल्म पे जो भी महसूस किया है, जो आपका एनालिसिस है, वो आप पेश करें। इसके बाद हम दोबारा ऑडियंस की तरफ जाएंगे, अगर वो आपसे कुछ पूछना चाहेंगे तो हम वो सवालात ले लेंगे। अच्छा, मेरा तो ख्याल था कि जो ही सरमद के इधर से स्क्रीन बंद होगी तो शायद आधे लोग तो भाग जाएंगे, लेकिन लोग बैठे हुए हैं, तो चलो इसे हम अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। इस पे गुफ्तगू वैसे तो मेरा ख्याल है इतनी ज़्यादा हो गई है, और आप लोगों के सवाल जवाब भी, बहरहाल अपनी फीलिंग्स आपने कहा है। तो फ़िल्म देखते हुए मैं ऑनेस्टली ये कहूँ कि जिन जिन चीज़ों पे तनकीद हो रही है इस फ़िल्म पे, मुझे ये फ़िल्म उन्हीं चीज़ों की वजह से अच्छी लग रही थी कि मतलब वो बहुत लाउड नहीं है, बहुत सटल है। और फिल्म के हवाले से किसी से मैंने गालबन सैयद नूर का जुमला था या किसका था कि, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो जुमला ये था कि फ़िल्म में डायलॉग वहाँ से शुरू होता है जहाँ से कैमरा काम नहीं कर सकता। जो चीज़ अब कैमरा नहीं बता सकता वहाँ आप डायलॉग लेकर आएँ, उससे पहले डायलॉग ना लेकर आएँ। तो उस डेफिनेशन को देखते हुए यहाँ बहुत सी ऐसी जगहों पे जहाँ उन्होंने जस्ट एक्सप्रेशंस दिए हैं उन पे रखा गया है, और बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में चीज़ों को जक्सटापोज किया गया। मिसाल के तौर पे मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगता है जिसमें जब मदर की डेथ हो जाती है तो बहुत देर तक आपको वो स्क्रीन दिखाई जा रही है टेलीविज़न की जिस पे फिल्म चल रही है, जिसको उसकी रीज़न बताया गया है। अगरचे प्रॉबेबली रीज़न शायद ये है कि वो फिल्म देखते देखते सो गया था, लेकिन बहरहाल बहुत देर तक जो हड़बड़ी मची हुई है इधर उधर मदर की डेथ की वजह से, उसमें दिखा आपको वो चीज़ें नहीं रही हैं। वो जो हड़बड़ी मची है वो नहीं दिखा रहे, उसके कैमरा जो है वो उसके टेलीविज़न पे है जिस पे एक गाना चल रहा है, और वो बड़ा एक अजीब सा गाना है उस सिचुएशन के हवाले से। तो इस तरह की चीज़ें हैं। फिर जो डिटेल्स का बहुत ख्याल रखा गया है, जो मेरा ख्याल है कि इस फिल्म को देखने के लिए फिल्म भी, हम शायद फिल्में देखते हुए आदी हो गए हैं बहुत पैसिव तरीके से फिल्म देखने का, कि हम देख रहे हैं और फिल्म का काम है कि वो चीज़ हमें दिखाए। इस फिल्म को देखते हुए मुझे ये लगता है कि आपको बहुत एक्टिवली फिल्म देखना पड़ेगी। आप पैसिव रह के उस फिल्म को देखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं, जो ख़ास तौर पे सटल सी चीज़ें हैं, वो इग्नोर हो जाएंगी, वो आपकी नज़र में नहीं आएंगी। मसलन दीवार पे कौन सा पोस्टर लगा हुआ है,
कहीं गुजरते गुजरते फ्रेम में कोई छोटी सी चीज़ और वो चीज़ उस थीम से कितनी जुड़ी हुई है, ये आप अगर एक्टिवली देख रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे वैसे फ़िल्म देखने का पूरा एहतमाम करता हूँ, मैं कभी चलते फिरते मैं फ़िल्म नहीं देखता, इसलिए मैं बहुत कम फिल्में देखता हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं जो मुझसे कहते हैं कि आपने फ़लाँ फ़िल्म देखी है, और बड़े वो इस पर क्या कहते हैं कि डिसअपॉइंट होते हैं कि अच्छा फ़िल्म नहीं देखी हुई। तो मैं कम फिल्में इसलिए देखता हूँ कि मैं मुकम्मल खामोशी, चीज़ें बंद करके, फ़ोन बंद करके बाकायदा बैठ के फ़िल्म देखना चाहता हूँ आइडियली, जो बहुत कम हो पाता है। तो इस फिल्म में भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। एक और सीन जो मुझे बहुत हॉन्ट करता है एक तरह से, कि जब वो कहता है लावा नारा और उसके बाद वो मायूस सा मुड़ने लगता है, तो उस वक्त पीछे चलता है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो इस तरह वो बहुत सटल तरीके से उन्होंने आपको कहा नहीं है, लेकिन अगर आप उसको आंखें खोल के देख रहे हैं, उन सारी डिटेल्स को देख रहे हैं, तो आपको बहुत सारी और चीज़ें नज़र आएंगी जो कि मेरा ख्याल है बहुत अहम हैं। जो हमारे यहाँ ये सटलिटी, आर्ट तो होता ही सटल है, अगर उसमें ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर सवाल उठने चाहिए, अगर ये हैं तो ये अप्रिशिएट होनी चाहिए। जी शुक्रिया सफ़ीर साहब। डॉक्टर साहब, आपने स्टार्ट में एक बात की थी कि हमारे ख़ित्ते का जो माजी है फ़िल्म को लेकर वो काफ़ी रिच है, लेकिन वो मैं उसको महसूस इसलिए नहीं कर पा रहा था कि वो इंडिया को अगर मैं शामिल कर लेता हूँ तो वो फिर मुझे समझ आता है। हाँ जी, इसीलिए हमारे यहाँ मसला क्या रहा कि मैं पिछले वही ना, उनको साथ जोड़ लें फिर सही है। हाँ जी, तो ये जो मैं पर्टिकुलरली ये बैन कल्चर के हवाले से थोड़ी सी अपने एक प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पता चला कि फ़िल्में बैन होना पाकिस्तान में ये 50 की दहाई से चलता आ रहा है। लंबी लिस्ट है। फैज़ साहब की फ़िल्में जो हैं वो बैन हो चुकी हैं, जो कभी नहीं लग सकी। ज़िंदगी तमाशा तो चलें यूट्यूब की वजह से लग गई, जागो हुआ सवेरा नाम है फैज़ साहब की फ़िल्म है। उसके बाद एक लंबी लिस्ट है हर दहाई की, कि जिसमें 3 से 4 फिल्में बड़े डायरेक्टर्स की जो हैं वो बैन होती रही हैं। तमाम फिल्में बैन हुई और साथ ही उनको समझा गया कि वो अच्छी फिल्में नहीं हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि ज़िंदगी तमाशा को तो एक्सेप्टेंस मिल गई मैसेज के बीच शायद मेरे ख्याल में, लेकिन जॉयलैंड इससे पहले आई। उसकी जो नेचर थी, उसका जो कंटेंट था, वो मैसेज ने भी नहीं अपनाया, और बहुत सारे लोगों ने जो है वो फिल्म देखे बगैर या देख कर या वटेवर उसको कह दिया कि बुरी फिल्म है इसमें, क्योंकि ये मसाइल है। मैं मसाइल की तरफ आता हूँ। सिमिलरली फिर वो आप पिछली फिल्में भी देखते हैं, उनको भी कुछ को बुरी कुछ को अच्छी सिर्फ इस बिना पे कहा गया, वो प्रोपेगेंडा के थ्रू हुआ, क्योंकि वो पावर स्ट्रक्चर्स को जो उस टाइम की थी उनको क्वेश्चन कर रही थी, जैसे ये फिल्म है जॉयलैंड अभी के कर रही है, कि एक रिलेशनशिप को मैं देखता हूँ। मैं चूँकि तालिब इल्म हूँ, अदब मैं पढ़ता हूँ, तो मैं वो टेक्निकल लिहाज से जब देखता हूँ कि हमेशा इन तमाम फिल्मों को, चाहे वो जॉयलैंड, ज़िंदगी तमाशा, जावेद इकबाल रिसेंटली, और उससे पहले भी जितनी भी फिल्में हैं बहुत सारी हैं, उनको उनके सब्जेक्ट मैटर की वजह से क्रिटिसाइज या जज किया गया है। अब हम जब अदब को पढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ सिखाई जाती है कि अदब की क्वालिटी का, किसी भी आर्टिस्टिक पीस की क्वालिटी का, उसका काम जो है, उसका मेयार जो है वो उसके कंटेंट मैटर की नेचर से नहीं वो करता, उस पे डिपेंडेंट नहीं होता। जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसकी नेचर कुछ भी हो सकती है। वो बेशक जो है आपको अच्छा लगेगा, आपको बुरा लगेगा, बट द क्वालिटी ऑफ अ फिल्म इट डज नॉट रिलाई ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इट, और रादर द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कि उसकी नेचर क्या है। और वो सब्जेक्ट मैटर जो भी है, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर हम सबको अपने अपने तरीके के मुताबिक समझ आता है। फॉर एग्जांपल, एक बड़ा अच्छा कमेडियन भी जब एक जगह पर आता है और एक लतीफ़ा सुनाता है, जोक सुनाता है, तो कुछ लोगों को हंसी आ जाती है, कुछ लोगों को नहीं आती हंसी। एक बड़ी अच्छी हॉरर फिल्म भी कभी डरा पाती है, कभी नहीं डरा पाती। क्योंकि वो हमें अपने मुताबिक समझ आती है। इसी तरीके से मॉरलिटी की अगर मैं बात करूँ, या सब्जेक्ट मैटर कोई भी हो सकता है, पर्टिकुलरली मॉरलिटी, क्योंकि हम समझते हैं कि एक फ़िल्म इमॉरल हो सकती है या वो मॉरल हो सकती है। हम अदब के जो तालिब इल्म हैं, हम समझते हैं कि नहीं, फिल्म का मॉरलिटी और इमॉरलिटी से ताल्लुक इसलिए नहीं है सब्जेक्ट मैटर का पर्टिकुलरली, क्योंकि फिल्म या मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट से हूँ, जो एस्थेट्स हैं, जो एस्थेटिसिज्म को मानने वाले हैं, वो समझते हैं कि फिल्म की यूटिलिटी नहीं एग्जिस्ट करती, या किसी भी आर्टिस्टिक पीस की यूटिलिटी नहीं है। वो अपनी
तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन कर रही है सब्जेक्ट मैटर के, उसके अलावा वो कोई और पर्पस अचीव नहीं करना चाहती। वो फिल्म अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू आप पे इम्पोज नहीं कर सकती किसी भी सूरत, जब तक आप खुद, जैसे आपको लतीफ़ा सुन के हंसी आएगी, आप खुद ना हंसना चाहे आपको लतीफ़ा नहीं हंसा सकता। तो कंटेंट मैटर या जो सब्जेक्ट मैटर होता है, चाहे वो कॉमिक हो, चाहे वो जो है पॉलिटिकल हो, चाहे वो इस नेचर का जो जॉयलैंड और ज़िंदगी तमाशा की नेचर रही है, वो अपनी तरफ से मेरे अंदाजे के मुताबिक ये कोशिश नहीं कर रहा कि आप अगर जॉयलैंड देख रहे हैं तो आप सारे भी जॉयलैंड के किरदार बन जाएं। वो आपको रादर उनकी मिजरी, ह्यूमन कंडीशन के ऊपर फिल्में हैं ये दोनों। पर्टिकुलरली फिलोसॉफिकल टर्म है कि जो एक फ़र्द एक ख़ास तजर्बे से, एक्सपीरियंस से गुजरता है और जैसे वो फील करता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है, दैट्स इट। उस रिप्रेजेंटेशन से आप जो है आपके इमोशंस को बैलेंस करना है, वो कैथारसिस का टर्म हम यूज़ करते हैं। अब उसका कहीं भी मकसद ये नहीं होता उस सब्जेक्ट मैटर का कि वो आपको कहेंगे नहीं, आपने अगर एक जॉयलैंड के टॉपिक वाली फिल्म देखनी है तो आपने ये कैरेक्टर बन जाना है, या आपने इन ऐसे किरदारों के साथ ये करना है जो ज़िंदगी तमाशा के किरदार है। तो हम समझते हैं कि फ़िल्म की यूटिलिटी नहीं होती जब तक हम फिल्म की क्वालिटी को उसके सब्जेक्ट मैटर की नेचर की वजह से जज करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे कि वो एक अच्छी फिल्म है। से वो करतार सिंह 50 की फिल्म है कि उसमें जो है वो सिखों और मुसलमानों के ताल्लुक़ को सही नहीं दिखाया गया। ये नेचर हो गई। इंसान और गधा बड़ी एक फेमस फिल्म है जो बैन रही बड़े लंबे अरसे तक। उसमें जो है वो जो स्पिरिट है पाकिस्तानी, उसको या उसमें सटायर था उस टाइम के पावर स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़। उसके अलावा हज़ारों बहुत सारी फिल्में रह चुकी हैं। गालबन खामोश पानी करके फिल्म है जो या मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा, जो उसमें बैन जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उनकी पाकिस्तानी स्पिरिट को सही से नहीं रिप्रेजेंट करी। अब ये सब्जेक्ट मैटर है उसका, इसकी क्वालिटी का ताल्लुक या इस पे लगे जाने वाले बैन का ताल्लुक सब्जेक्ट मैटर से नहीं होता, बल्कि रादर उसकी सिनेमैटिक ट्रीटमेंट और कंटेंट की नेचर पे होता है। आप उसको अच्छी बुरी, वो ऑस्कर वाइल्ड का एक कॉल है, मैं उससे ख़त्म करूंगा। वो कहता है बुक कुड बी आइदर बैडली रिटन और वेल रिटन, बट इट कांट बी अ मॉरल और ए मॉरल बुक बिकॉज देयर इज़ नो यूटिलिटी ऑफ आर्ट। आर्ट की यूटिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, वो इम्पोज नहीं करती अदर दैन टू प्लीज, एंड दैट आई बिलीव दैट्स द ओनली यूटिलिटी ऑफ आर्ट। सो थैंक यू। मैं बिल्कुल थोड़ा ही वक्त में एक दो बातें करना चाहूँगा, क्योंकि फिर हम चाहेंगे कि अगर फॉर्मेट अलाउ करे तो आप लोगों से बातचीत की जाए। मैं सिर्फ ज़िंदगी तमाशा के हवाले से सिर्फ 2-3 जो एलिमेंट्स हैं जो आर्ट को देखने के या आर्ट पीस की जो सटिलिटी है उसको जांचने के लिए उसमें क्या हम कैसे देख सकते हैं। एक तो इस कहानी में मुझे सबसे मज़े की बात लगी, जो आप लोग शायद इसके साथ रिलेट कर सकें, कि हम सारे मिन हैसुल कौम, जो हम समाज हैं, हम मुख्तलिफ रूप के साथ, मुख्तलिफ बॉक्सेस के साथ ज़िंदगियाँ जी रहे होते हैं। मसलन अगर आप देखें तो एक लफ्ज़ है, उसको आप इसमें बहुत अच्छा सा देख पाएंगे कि जो मेन करैक्टर है, जो प्रॉपर्टी डीलर है, जो ख्वाजा साहब हैं, जो नात खान भी हैं, और उनको जो सज़ा मिली वो एक मासूम सा 10 सेकंड का रक्स करने पे मिली, ठीक है। तो हमारी हमदर्दी उसके साथ होती है कि यार ये इसके साथ ज़्यादती हुई है। एज ए ह्यूमन बीइंग वो अपने दोस्त की अपने दोस्त के बेटे की शादी पे उनके इसरार पे बेचारा नाचा है। वो कोई शौक से नहीं नाचा, इंतहाई फोर्स से उन्होंने जब खींच के उसको उधर किया तो फिर वो नाचा। उसकी सज़ा में उसका समाजी ताल्लुक कता तल्लकी होगी, वो तकरीबन एग्ज़ाइल में चला गया। लेकिन उसी किरदार में एक दूसरा पहलू देखें कि वो एक वीडियो वाला, वो जिसका आदिल अफजल ने रोल किया, जो कि मुझे उस फिल्म में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव करैक्टर लगा, वो उसको उस ट्रॉमा से निकालने के लिए एक नया एवेन्यू दिखाता है और उसने पुलिस वाले को जाके मुखबरी कर दी। अब एक जगह पे वो किरदार हमारी हमदर्दी का बायस बन रहा है और दूसरी जगह पे वही किरदार उसी मुनाफिकत में हिस्सेदार है जिस मुनाफिकत की वजह से उसे सजा मिली है। तो इसको कहते हैं राउंड करैक्टर। हम सारे ज़िंदगी में फ्लैट करैक्टर नहीं होते, हम राउंड होते हैं। मसलन मैं कहीं पे विलन हूँ तो कहीं पे किसी दूसरे के लिए हीरो हो सकता हूँ। मैं ऑफिस में बैठे हुए एक बहुत ही विलनस किस्म का बंदा हो सकता हूँ, अपनी बेटी के लिए बड़ा लविंग फादर हो सकता हूँ। दिस इज़ लाइफ। अच्छा, दूसरा देखें, जो बेटी है वो बज़ाहिर एक टीवी शो होस्ट कर रही है, उसकी प्रोड्यूसर है, और वो एक मर्द डांसर को शूट कर रही है। वो एक मर्द डांसर उसके शो में परफॉर्म कर रहा है जिसको कि वो जिससे वो रोटी रोजी कमा रही है, और उसके बाप का मासूम सा रक्स उसके लिए शर्मिंदगी का बायस है। तो ये उसका पैराडॉक्स है। अच्छा, अब ये देखें, आयरनी देखें कि
आयरनी जो है वो ज़िंदगी को सबसे खूबसूरत तरीके से दिखाने वाली एक चीज़ है कि जब ये जाता है, राहत ख्वाजा साहब जब उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे सरमद का रक्स हो रहा है और लोग बैठे हैं, उनके हाथों में गिलास हैं, वो आप कुछ भी फ़र्ज़ कर लें कि वो क्या पी रहे हैं तो वो कहता है कि मुझे तुम ये किस कंजर खाने में ले आए हो। तो वहाँ पे उसका देखें कि उसका क्या आयरॉनिक, तो ये मैं समझता हूँ कि जो बड़ी सेटल लेवल पे कहानी की बुनतर में जो कहानी निर्मल बानो ने लिखी है, उसने कहानी के अंदर इनबिल्ट जो सोसाइटी के पैराडॉक्सेस हैं, जो तजादात हैं और जो हमारा एज ए सोसाइटी हिपोक्रेट होना है, वो बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे किया है। तो मुझे वो अच्छा लगा। तो मेरा ख्याल में ये कहना अच्छा जी, कोई सवाल अगर हमारे पैनलिस्ट से आप पूछना चाहते हैं तो माइक ले लीजिए और सवाल कीजिए। ये इनको फिल्म की जो टेक्निकल लेवल पे बहुत बात हुई, मैं तारिक भट्टी साहब से सवाल करूंगा। पंजाबी लैंग्वेज के क्रिटिक भी हैं। कुछ किरदार वैसे आपने कहा आपका एक जालिम किरदार भी है जो उनको शायद पता नहीं है बीइंग इन एफपीआर सर एफपीआर के प्रॉब्ली सम सीनियर ऑफिसर। सर हमारे माशरे में पंजाबी मर्द का डांस करना बड़ी नॉर्मल सी बात है, दोस्तों में भी और इस ज़नाना अंदाज में भी, शादी ब्याह में। तो ये इतना को बड़ा इशू थी इस फिल्म से बना लेना चाहिए था, बारिंग दैट कि वो टीएलपी टाइप मौलाना के हाथे चढ़ जाता है और वो इसको एक और इशू बना लेता है। और आई थिंक सरमद की फिल्म को सबसे ज़्यादा जक पहुँचाई वो साहब जो अल्लाह बख्शे फौत हो गए हैं, क्या नाम है उनका, टीएलपी के जो लीडर थे, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम। तो उसकी वजह से जक असल फिल्म को ना लगने की आई थिंक वन ऑफ द रीज़न यह थी कि वो बहुत इसके खिलाफ थे। तो ये इतना इशू तो नहीं है कि पंजाबी मर्द का, चलो पठान सोसाइटी, बलोच सोसाइटी में ज़नाना डांस मर्द से उम्मीद नहीं रखी जा सकती, लेकिन पंजाबी सोसाइटी नॉर्मल सी बात है, मर्द का ज़नाना टाइप डांस करना मेलों ठेलों में आम सी बात है। और दोस्तों का भी अब तो यूट्यूब पे नॉर्मल टिकटॉक, इसमें लड़के बिल्कुल लड़कियों जैसे डांस कर रहे हैं, इसमें अपना वो फन भी शो कर रहे हैं, प्लस उनकी हॉबी भी है। तो इसमें क्या है, मेरा ख्याल है द बिगेस्ट कोरियोग्राफर, पाकिस्तान का फेमस कोरियोग्राफर जो है इस वक्त, ही इज़ अ मेल विद हैविंग सच अ लॉन्ग बियर्ड, सिर्फ स्मार्ट है, इस तरह मोटा नहीं है हमारे फिल्म के एक्टर की तरह, तो इज़ अ बियर्डेड मैन, इतनी चीज़ की बड़ी दाढ़ी है, जो बहुत अच्छा कोरियोग्राफर है इस वक्त पाकिस्तानी फिल्मों का। मेरा ख्याल है आपका सवाल बड़ा अहम है और आपकी बहुत बड़ी सटल और बड़ी वैलिड ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इसका ना जो जवाब है वो हमारे इर्द गिर्द बिखरा हुआ है। मेरे ख्याल में जो हमारा समाज है वो अपना जो तारीख़ी उसका बहाव था, उसके फितरी बहाव में बहने से रोका गया है और नतीजतन बतदरीज हमारे यहाँ समाज कंजर्वेटिव हुआ है। और उसकी सबसे मज़े की बात देखें कि जो अर्बन जो मिडिल क्लास है या इवन लोअर मिडिल क्लास है, इसको ज़्यादा रिलीजियस फनेटिसिज्म इसके अंदर इनकलकेट हुआ है। अभी भी माजी करीब तक जो हमारे देहात हैं वो बहुत ज़्यादा टॉलरेंट और सेकुलर थे, अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस लफ्ज़ के साथ भी बड़ी ज़्यादती की गई। इस लफ्ज़ को भी मौलाना मौदूदी ने जब तर्जमा किया तो इसका तर्जमा किया लादीन, जबकि सेकुलर लफ्ज़ का ये तर्जमा नहीं है। और अब सेकुलर लफ्ज़ का मतलब तकरीबन काफिर बन गया है, जबकि सेकुलर लफ्ज़ का मतलब ये हरगिज़ नहीं था। तो इसलिए ये लफ्ज़, इसको मैंने पॉइंट आउट किया। अब आप देखें कि वो जो बेटी है जो कि ख़ुद बहुत इनलाइटेंड होनी चाहिए, एक शोबिज़ में है, लेकिन उसके इर्द गिर्द का जो समाज है, वो तंग गलियों में रहने वाले, जो अदील ने बात की, वो जो डीवीडी बेचने वाला, उसने कहा छोटी गलियां रह रह के इन्होंने ये सोचा भी छोटियां हो गई हैं। तो वो ये ग्रेजुअली हमारे साथ किया गया है। बेसिकली जब आपकी पोटली में से बाकी सारी चीज़ें निकाल के सिर्फ तंग नज़र मजहबी इंटरप्रिटेशंस डाल दी जाएं, तो जो नस्ल उस पर फीड होगी उससे फिर आप यही रद्द अमल आपको मिलेगा। ये हमारा फितरी रद्द अमल नहीं है। लेकिन अब जिस समाज में हम बड़े हो रहे हैं, पिछले 40 साल से जो बच्चे मतलब 2-3 जनरेशन्स ने जो नैरो इंटरप्रिटेशंस समाजी सतह पे और रियासती सतह पे देखी है, तो उनके लिए ये चीज़ें हमने टैबूज़ बना दी हैं। आप देखें हमारे शादी ब्याह आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन फ्यूनरल का सीन पेश करते हैं, उन पे कोई रक्स नहीं है, उन पे कोई फ़न नहीं है। देहातों में इतने ज़्यादा रंगारंग फंक्शंस होते थे, वो रंग फेंकते थे, वो डोलियाँ माइयों, वो खारे, वो सब ख़त्म हो गया। अब हम जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मिलाद लगा होता है या कवाली लगी होती है। तो ये जो बच्चे देखेंगे तो वो गाने को कैसे बर्दाश्त करेंगे? मेरे ख्याल में ये हुआ है। ओके, सो बेसिकली मेरे पास कोई सवाल नहीं है, मैं आपके बात का थोड़ा सा जवाब देना चाहूँ। एज आई एम फ्रॉम पंजाब, ठीक है, एंड मैंने पंजाब को एज अ कॉमन पर्सन बहुत
यू नो एज अ पर्सन हम बहुत ऑब्जर्वेशंस करते हैं, तो जो आपने बात की कि मेल के लिए जनाना डांस करना बहुत कॉमन है, तो इट इज़ अ रॉन्ग थिंग, ठीक है ना। दूसरी बात, जो फिल्म में जो उस पर क्रिटिसिज्म हुई थी वो ये था कि वो एक नाथ था, वो टोपी पहनता था, उसकी बियर्ड थी, और वो एक कॉमन पर्सन था, जिसकी वजह से वो उसने डांस किया और वो वायरल हुई। तो आई थिंक कि इस वजह से उस पर ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई थी कि वो एक नाथ था। तो हम समझते हैं कि जो मौलवी हजरात हैं या जो पीपल नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक्त की, तो उनके लिए चीज़ गुनाह है। तो आई थिंक उस पर क्रिटिसिज्म इस वजह से हुआ था, रेदर देन कि इट इज़ अ कल्चर ऑफ पंजाब या मर्द को ऐसी नहीं डांस करना चाहिए। दैट्स बट आई ये चूँकि बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट था, तो मैं बीइंग एक फ़िल्म के स्टूडेंट के एक इस पे बात करना चाहता हूँ कि देखें, जो भी एक फ़नकार होता है, कोई लिखने वाला, बोलने वाला, परफॉर्म करने वाला, किसी भी टाइप का, तो हम उस पे अप्रिशिएट क्यों करते हैं या आशा क्यों कर उठते हैं। हम कहते हैं कि यार ये तो आम सी बात थी, ये तो मुझे भी पता था, ये मैं भी कर सकता था। तो उस फनकार की सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है कि वो आम बात को एक अपने डिफरेंट एंगल से करके दिखा दे। अब अगर सरमद की फ़िल्म को देखें तो मैंने उस सारी फ़िल्म को देखा है, मैं कमली भी देखी है, मंटो को मैंने सिनेमा में देखा और ये कमली को भी सिनेमा में देखा। तो जो इन्होंने बात की कि मैं पार्शली उससे भी एग्री करता हूँ, मैं सिर्फ पंजाब की नहीं बात कर रहा, मैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि लोग डांस कर लेते हैं, मर्द दाढ़ियों वाले भी कर लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता। और अगर वो अपनी अमली नॉर्मल ज़िंदगी में संजीदा हैं तो कोई उनको टॉन्ट भी इस तरह नहीं करता। मतलब ये पाकिस्तान यानी हमारे जैसे मुल्क में या दुनिया में भी इस तरह इतने ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं कि एक जो आज बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो कल को दब जाती है, वो पुरानी हो जाती है, लोगों का ध्यान ही नहीं रहता। वायरल होने वाले भी सीन जो उन्होंने बात की जी कि वो मौलवी था, मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि सरमद की कास्टिंग उसमें जिस तरह उन्होंने आरिफ ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और मैं यानी बीइंग एक फ़िल्म स्टूडेंट के समझता हूँ कि अगर आपको किसी अपने छोटे पीस के लिए किसी फ़िल्म के लिए कास्टिंग करनी पड़े तो शायद आपका सर चकरा जाए कि आपको पाकिस्तान में लोग ही नहीं मिलेंगे। तो सरमद का सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि वो देखें, ये कमली देखते हुए जो 3 हम दोस्त बैठे हुए थे उनमें एक ऐसा फ़र्द था जो शायद दुनिया में पहला बंदा है जिसने स्क्रीन प्ले पे PhD किया है, और दूसरा बंदा ख़ुद को बड़ा मौसीकी का बड़ा महान समझता है। तो वो फ़िल्म देखते देखते यार ये क्या है फ़लाँ ये वो, तो मैंने कहा यार बात ये है कि हमारे में और सरमद में फ़र्क ये है कि हम बातें कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी मुआशरे में जिस तरह वो काम कर रहे हैं वो हर हवाले से अप्रीशिएबल है। और दूसरी बात ये है कि जिन्होंने अंदरून लाहौर देखा है कि ये इस फिल्म को शूट करना इट वाज सो डिफ़िकल्ट, और जिस तरीके से उसने यानी मुश्किल मौज़ूआत से मुश्किल मकामात से वो निकला है, या उसने अपनी सटल, मेरा जो पॉइंट इन दोनों को मैं माफ़ी चाहता हूँ, बात लंबी हो गई। मेरा ज़ाती ये ख्याल है जो खामी अगर आप कहें तो वो शायद ये है कि वो जिस बात को लेके उन्होंने सारी फिल्म बनाई उसको वो उस लेवल पे नहीं ले जा सके कि जिस पे मेरे आम कारी के नाज़िर के तौर पे, आम ऑडियंस के तौर पे हम ये कहेंगे यार ये उसने कमाल कर दिया, इसने तो आम बात को भी ख़ास बना दी है। तो मेरा ये पॉइंट। थैंक यू जी। मैडम सवाल तो कोई नहीं है, बस ये ना पंजाबी दे विच एक ना लेकिन मुख्तसर बात कीजिएगा। अच्छा सॉरी मैडम, वो ना बुल्ले शाह पीर फरमाते हैं ना, बुलिया नाच के यार मना ले, तो नचने से मना तो नहीं किया ना। मुकदमा हुआ था और बुल्ले शाह का जो जनाजा है वो 3 दिन कसूर में पड़ा रहा, ना मुसलमानों ने कब्रिस्तान दिया ना ईसाइयों ने दिया। और बुल्ले शाह की ज़िंदगी में उस वक्त के मुफ्तियों ने ट्रायल किया कि ये काफिर है, और उस पर काजियों ने फतवे लगाए, और उसके शायरी जो है उसके पढ़ के सुनाई गई, जिसके जवाब में बुल्ले को फिर 2 और आखिरी जो हम सब के लिए ये तकलीफ़ दे फैक्ट है कि बुल्ले शाह का जो मिज़ार है जो इस वक्त है कसूर में, जी जी, वो उस वक्त मुरादी कंजरी के घर का वेड़ा था जिससे बुल्ले शाह ने रक्स सीखा था। तो मुरादी कंजरी ने जो उस वक्त की तवाइफ थी जिससे बुल्ले शाह ने वो सीखा था, उसने अपने घर में दफन किया, और बुल्ले शाह उस वक्त कसूर के बाहर, यानी मुरादी का जो घर था वो कसूर के बाहर था,
वो फिर शहर सारा उसके गिर्द आता गया, अब वो शहर का मरकज़ है। ये हमारी तारीख़ के बहुत तकलीफ़ दे और इंतहाई दिल दहला देने वाले यानी सच हैं। हमने कभी भी यानी एक लगे बदे फ्रेमवर्क से बाहर निकले हुए आदमी को कबूल नहीं किया और लोगों ने कीमतें दी हैं। ये भी एक अच्छी बात ये है कि लोग मज़ाहमत के इस सफ़र पे लगे रहे हैं और ये हमारी तारीख़ है। और ये बीच में ऐसे बुल्ले शाह की वजह से बात जी, थैंक यू सो मच सर। आप बात करने से कुछ मालूमात में इजाफा ही हुआ है सर। काम की मेहरबानी। आपका हक बनता है, आप बात कर लें। Assalamu alaikum. So my question is aimed at all of you guys, whoever wants to answer. My question is, over the past 5-6 years, we've seen a rise in the right wing, a rise in the averse reaction to anything new or creative that comes out. What do you guys think, like in terms of in the future, is it going to get way more worse? Because that's what I think. It's going to get way more hardlined. That is a reality that I see in front of me. What do you think it might be the solution? Would that be OTTs? Would that be moving to YouTube? Or would that be moving to some sort of formula that makes sense in the terms that we have these platforms that are democratized, but filming or producing in a way that makes sense financially as well? So what do you guys see in terms of the future? How is this going to span out? नहीं हाशिम, इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, यकीनन बिल्कुल हाँ। लेकिन मेरे पास भी इसका वही जवाब है जो आपके पास है कि ये बड़ा जवाब क्लीशेड सा है यकीनन कि हम जितने भी अदवार देखें माजी के, तो जिधर भी टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज़ रही हैं, मैं रिजीम्स की भी बात नहीं करूँगा, तो वो पावर को एक जगह पर इकट्ठा करती है। तो पावर जब एक जगह पे आ जाती है, जब तमाम तर पावर एक जगह पे जमा हो जाती है, तो फिर यही सब कुछ होता है जो इधर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि पावर को थोड़ा सा अगर बैलेंस कर दिया जाए, पावर का बैलेंस हो, अब वो मुझे नहीं पता कितने अरसे में होगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन लोगों पे आती है फ़िलहाल, तो वो भी जो कर सकते हैं इसको पावर को डिस्पर्स कर सकते हैं। तो अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम पावर डिस्पर्स होगा, क्योंकि आर्टिस्टिक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जब तक पावर एक जगह पे रहेगा वो हो ही नहीं सकती। OTTs पे जाएँ, सिनेमा बनाएं आप, ज़िंदगी तमाशा बना लें, कुछ भी कर लें आप, वो लंबा टाइम लगेगा उसमें। लेकिन अब पावर कैसे बैलेंस हो गया शायद कोई पॉलिटिकल कमेंटेटर बेहतर तरीके से बता सकता हो, लेकिन मुझे लगता है कि पावर को एक जगह से निकाल के फिल्म मेकर्स को, राइटर्स को, इनको ज़्यादा जब आप पावर देंगे तो शायद फिर वो बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। अच्छा, इस हवाले से एक और बात भी है, वो ये कि आज का जो प्रोग्राम हुआ है उसमें हमने देखा है कि हमारा हॉल जो है वो भरा हुआ था और किसी ने भी सरमद से कोई ऐसा सवाल नहीं किया जो उसकी फ़िल्म के थीम के अगेंस्ट आता हो या जो तकलीफ़ दे हो। यानी कि हमारी आवाम जो है वो इस बात को कबूल करती है और ये मान रही है कि इसको क्यों बैन किया गया है। तो ये सवाल जो है ये भी इस बात का अकास है कि हमारे यहाँ आवाम जो है वो उसके अंदर एक स्पेस है। तो मुमकिन है कि जो आप दोनों जिस एक्सट्रीम पे जाने की बात कर रहे हैं वो एक्सट्रीम पे हम ना जाएं और चलिए कुछ रिवर्स नहीं हो सकता तो कुछ ज़्यादा बुरा ना भी हो। ठीक है, इसमें जो एक मिनट, एक दो बातें ये हैं कि ज़ाहिर है पावर के जो ये स्ट्रक्चर है इसको ठीक करने के लिए जो इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका है वो ये कि हर इदारों को जहाँ जहाँ उनकी जितनी पावर है, मसलन अब इसमें उन्होंने आपको बताया कि 3 सेंसर बोर्ड से उनको सर्टिफिकेट मिल गया, रिवाइज़ हुआ फिर भी मिल गया, दोबारा देखी गई फिर रीस्क्रीनिंग हुई फिर मिल गया। सो आखिर तक उनको वहाँ से सेंसर बोर्ड से ये बैन नहीं हुई, फिल्म किसी और वजह से नहीं चल सकी। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशन जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं था, कुछ लोग या कोई ग्रुप या कोई तंजीम इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा स्ट्रांग थी। तो इस पावर बैलेंस को ठीक करना है कि इंस्टीट्यूशन ज़्यादा स्ट्रांग हों और लोग जो हैं वो उतने ज़्यादा स्ट्रांग ना रहें या उनको जिस तरह भी स्ट्रांग किया गया उनकी स्ट्रेंथ को कम किया जाए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी जो सरकारी इदारों में है, स्पेशली बहुत सारे इदारे बने हुए हैं जो आर्ट को प्रमोट करने के लिए। इस्लामाबाद में तो ख़ास तौर पे लोक विरसा है, एकेडमी है, उधर PNCA है, लेकिन इन सारे इदारों में मसला ये है कि उनकी आउटपुट क्या है उस लेवल पे कहीं कोई, मतलब PNCA में कोई नहीं पूछता कि साल में कितने ड्रामे, इतना बड़ा ऑडिटोरियम बना हुआ है उसमें साल में कितने ड्रामे होते हैं और अगर उतने नहीं होते यानी उसका कास्ट बेनिफिट एनालिसिस ही कर लें यार, अरबों रुपया लगा के आपने बनाया है तो उसका यूज़ नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि यहाँ जब उमैर के साथ मेरी मीटिंग हुई शुरू में जब नया ये स्टार्ट हुआ तो उमैर ने कहा कि ये हमने एक जगह बनाई है, इस पर इतने लाख हमारा महीने का खर्च होता है, हमें इसमें कम से कम महीने में इतने इवेंट्स हों तो जस्टिफाइड है वरना नहीं है।
तो वो जो लोक विरसा इतना बड़ा खड़ा किया हुआ है जिसमें कुछ 6 हाल खाली पड़े हुए हैं, उसमें कूड़ा फेंकते रहते हैं आप लोग, वो थिएटर ग्रुप को देना, रिहर्सल करें यार हम वहाँ, ठीक है, हम कहाँ जाएं? तो इस लेवल पे कहीं काम होगा। और एक और चीज़ जो इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ वो ये कि आवाम को भी इस पे जिम्मेदारी लेनी होगी। हमें ये हमने थिएटर वाले में बहुत हद तक अब कर लिया और हमारे यहाँ ये मसला अब नहीं रहा, क्योंकि हम हर उस बंदे को जो कहता था कि टिकट नहीं है फ्री में पास दे दो, हम उसे कहते थे खुदा हाफिज़, ठीक है। मैं तो बाकायदा कह देता हूँ कि मेरा बाप भी आए ना, मैं उसका टिकट लेके उसको अंदर बिठाऊंगा, लेकिन मुफ्त में नहीं बैठेगा। तो ये वाला कि हमने इतना फ्री यार यूट्यूब से उठा, ये अब जो बात आज सरमद ने नहीं शेयर किया, हमने सवाल उस पर नहीं किया। सरमद ने कहा कि यूट्यूब पे एक BBC को इंटरव्यू देते हुए कि यूट्यूब पे मैंने रिलीज़ करने का फ़ैसला उस वक्त किया जब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि 300 रुपये में ज़िंदगी तमाशा दिखा रहे हैं। ठीक है, ये आप BBC उर्दू की जो वेबसाइट है उस पर जाके देख सकते हैं। तो ये वाला जो रवैया है कि ये ज़ाहिर करोड़ों में फ़िल्म बनती है या थिएटर बनता है, जो भी है उसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, एक बंदे की नहीं लगती है, 10 12 15 लोगों की थिएटर में लगती है। ये भी हम कम करते हैं क्योंकि हम कास्ट्यूम का कोई बंदा नहीं रखते, हम और इस तरह की चीज़ें नहीं रखते, हम सिंपलेस्ट पॉसिबल उसमें जो है काम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए 12-15 लोगों की टीम होती है। वरना थिएटर की टीम भी 40-50 की होगी, 50-50 60-60 की तो कास्ट हुआ करती है। तो वहाँ पे मतलब अभी हमने रिसेंट मई में एक प्ले किया जो दुनिया का एक क्लासिक ड्रामा है, एंटिगनी, ठीक है। उमर ने देखा है, शुक्र है यहाँ 2-4 और लोग होंगे। 2 घंटे का एक क्लासिक ड्रामा है, बहुत अच्छा प्ले था, ठीक है। पूरे पिंडी इस्लामाबाद की 50 लाख की आबादी में कुल 200 टिकट बिके हैं, ठीक है। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कितने ही आपको इंटेलेक्चुअल लोग लेक्चर दे रहे होंगे कि आर्ट में जो है ना हमारा रवैया ठीक नहीं है, हम आर्ट को प्रमोट नहीं करते। उनमें से मैं ज़ाती तौर पे नाम लेके बता सकता हूँ कि कितने हैं जो ऐसी तकरीरें करने के बाद ड्रामा देखने आते नहीं हैं, ठीक है। ड्रामा देखने मेरे तो दोस्त आते ही नहीं हैं। अब थिएटर वाले और थिएटर करते करते जो थिएटर की वजह से दोस्त बने हैं वो आते हैं, ठीक है। सो ये वाला जो एक अवाम में रवैया है कि मुफ्त देखना है या नहीं देखना है, या जब तक कोई सेलिब्रिटी आपको एंडोर्स ना कर दे आपने उसको लिफ्ट नहीं करानी है। एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि लोगों का अपनी राय पे भरोसा नहीं है। हमारे लोग आर्ट को खुद अप्रिशिएट, यानी आप खुद ड्रामा देखें और आप फैसला करें ना कि अच्छा है कि नहीं है। आप देखते हैं कि अच्छा जमाल शाह ने एक एंडोर्समेंट कर दी है या और ऐसे किसी सेलिब्रिटी ने एंडोर्समेंट कर दी है, तो फिर हाँ ये जाके देखेंगे। आपका थिएटर ग्रुप है, आपके शहर का थिएटर ग्रुप है, आप खुद सारे ना देखें, हम तो 20 साल से कर रहे हैं, सारे ना देखें, 1-2 देख लें, उसके बाद फैसला करें ना। आप घर बैठे सिर्फ इश्तिहार देख के ये फैसला कर लें कि हाँ ठीक है, या जाना हाँ ज़रा दूर है, ठीक है। ये नहीं, ये हम सब के मसाइल हैं। अगर 50 लाख के शहर में 200 टिकट बिकते हैं तो उमर अयाज अभी मुझे इस शो में यहाँ इस सीट पे बैठने के बाद मुझे कह रहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि ना फाइनेंशियली वायबल नहीं है, पता नहीं आगे करूँ प्रोजेक्ट के ना करूँ। हालांकि बहुत स्ट्रांग स्टार्ट लिया था, एक बहुत बड़ा PNCA में इन्होंने प्ले किया था, उसके बाद 2-3 इन्होंने कहा हर महीने हम यहाँ प्ले करेंगे। मैंने कहा अच्छा यार, मैंने यूँ मुड़ कर देखा था एक दफ़ा कि ये कौन है भाई हम 20 साल से यहाँ बैठे, हमारी ज़रूरत नहीं हुई कि हम हर महीने एक प्ले करें। बहरहाल बात लंबी हो रही है सारी। जी, सरमद साहब ने ना अपनी गुफ्तगू के दौरान कहा था कि वो फिल्म जिसका एंड बहुत हैप्पी हो वो बड़ी फेक सी लगती है। तो आपने इस प्रोग्राम का एंड इतना ट्रेजिक और रियलिस्ट किया है कि आपको ये तो नहीं कह सकेगा कि हमने कोई फेक गुफ्तगू की है। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया, आप सब लोग बैठे रहे, आपने गुफ्तगू सुनी। यकीनन हमने मेरे ख्याल में जो 1.5 घंटा 2 घंटा फिल्म पे बात की है तो अपने हिस्से की शमा तो जला दी है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।